बस ग्रेजुएट्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक को पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरीके से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर डेलीगेशन। आज हम वही चीज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। साइंस बैकग्राउंड वालों को मे बी ना पता हो, बट कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पढ़ के आए ऑलरेडी ये सारी चीजें। सो होगा ये कि हम पहले दोनों को डिस्कस करेंगे उनके फीचर के साथ, जैसे कि अगर आप पेपर में कुछ भी आता है तो आपको पता हो। और लास्ट में जो है वो क्विज टेस्ट होता है, जो भी आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे MCQ में। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, समझ के आपको समझ में आ गया है, अदरवाइज फिर से देखिए और समझिए। ओके, तो जब अथॉरिटी अथॉरिटी मीन्स पावर, हमने डिस्कस किया था अथॉरिटी मीन्स पावर। जब आप अथॉरिटी को क्या करते हो, टॉप लेवल में ही रखते हो, मतलब जो बोर्ड और डायरेक्टर है, जो पावर है डिसीजन लेने की, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सारी पावर वो अपने तक रखते हैं। उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में है पावर सारी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसका अपोजिट, जब आप पावर को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। मीन जो जिस डिपार्टमेंट में आपको लगता है वो होता है कैपेबल है, राइट, और वो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है, तो आप तक उसको क्यों डिपेंड होना है। आप उस पावर को क्या कर दो, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उन्हें अथॉरिटी दे दो कि वो अपने लेवल के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखना है, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, जो कि रिलेटेड है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, रखा तो सेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक एक करके हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है फीचर से। सेंट्रलाइजेशन में सबसे पहले तो अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो अगर आपका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, वो अगर सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब ये होगा कि जो डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी है वो किसके पास है, टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। वो अपने से नीचे वालों को पावर अथॉरिटी दे ही नहीं रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। कोई भी काम होगा वो उन तक ही उनको फाइल पहुंचानी पड़ेगी, वही डिसाइड करेंगे होना क्या है क्या नहीं होना है, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट तक ही पावर जो है वो है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर है या तो है ही नहीं। कंट्रोल की बात करी जाए तो क्लियर है, कंट्रोल सेंटर में ज्यादा है, ग्रेटर कंट्रोल है, कंसिस्टेंसी है डिसीजन मेकिंग क्योंकि सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है उनका पूरे प्रोसेस में, जो कि सबको फॉलो करना है और कोई चेंजेस नहीं है। एफिशिएंसी की बात करी जाए तो सेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स टू एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एज डिसीजन कैन बी मेड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। ऑफ कोर्स डिसीजन टॉप लेवल को लेना है तो वो तुरंत डिसीजन ले लेंगे और कंसिस्टेंट डिसीजन लेंगे, जैसे पैटर्न पे वो डिसीजन लेते आते हैं, जो फैक्टर वो इंपॉर्टेंट ज्यादा कंसिडर करते हैं उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तुरंत काम हो जाएगा, डिसीजन तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पे ले रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फिर टाइम टेकिंग हो रहा है, वो नहीं होगा। इससे आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, एक प्रोसेस भी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा कि इसी तरीके से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, यहाँ का ये पैटर्न है, सेट ऑफ रूल्स है जो हम डिसीजन मेकिंग के टाइम क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। इन सम केसेस सेंट्रलाइजेशन कैन हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट बाय एंश्योरिंग दैट इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड बाय एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेज हो जाएगा क्योंकि जो टॉप लेवल में जो सीनियर है, जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिन्होंने इस तरीके की सिचुएशन बार बार हैंडल करी है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसीजन ले रहे हैं बड़े बड़े, तो कोई रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज जैसे कोई इनएक्सपीरियंस्ड है, लोअर लेवल है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें हमारा नुकसान हो सकता है, तो हम वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे। बट टॉप लेवल एक्सपीरियंस में तो ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी शॉर्टर इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर विच प्रमोट स्विफ्ट ट्रांसमिशन और इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्टिव्स। मीन्स यहाँ पे जो कम्युनिकेशन पैटर्न अगर आप देखो तो टॉप लेवल तक ही है, ठीक है, उन्हें डिसाइड करना है क्या होना है, कैसे होना है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि हर लेवल से क्रॉस कर करके चीजें जाएंगी, एक ही जगह है, सारी एक्टिविटीज सारी इन्फॉर्मेशन वही डिसाइड हो रही है एंड सबको फर्दर बता दिया जा रहा है। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें
तो डिसेंट्रलाइजेशन आप खुद सोचो, यहाँ पे पावर अपने तक रखी नहीं है और आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे जहां पे आपको भी अथॉरिटी दे दी जाए कि अपने लेवल पे डिसीजन आप ले सकते हो, तो वहां पे आप क्या फील करोगे? पहला अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, मीन्स मिडिल को, लोअर लेवल को, सबको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप डिसीजन ले सकते हो। इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब आप लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हो तो वो अपनी तरीके से चीजें कर सकते हैं। जैसे कि जो लोअर लेवल में वो कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं, उनको पता है कस्टमर को क्या पसंद है, किस तरीके से उसे चीजें चाहिए, तो जब उसको वो अथॉरिटी दे दोगे कि वो अपने तरीके से चीजें कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है उस फील्ड में, तो वो बेटर डिसीजन ले पाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये एक इनोवेशन हो सकता है। मोटिवेशन, ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई अथॉरिटी दे दे कि आपके पास इतनी पावर है कि आप चीजें कर सकते हो, तो आप मोटिवेटेड तो रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा मेरा इस काम में ओनरशिप है। अदरवाइज आपको लगेगा कि सब मुझे बता रहे, मैं वही कर रहा हूँ। बट आपकी बस पावर है कि कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो जो आपको बेटर लगता है, तो वहां पे आप मोटिवेटेड फील करोगे। कस्टमर फोकस, ऑफ कोर्स, जो मैंने बताया कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है ये, क्योंकि जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे कस्टमर से, वो आप डिसीजन ले सकते हैं, तो वो वही डिसीजन लेंगे जो कस्टमर की नीड के हिसाब से होगा। अब टॉप लेवल तो डायरेक्ट डील कर नहीं रहा, उसको तो पता नहीं कस्टमर का पैटर्न क्या है, उसकी नीड क्या है, तो वो क्या जाने कि किस तरीके से हमें डील करना है। वो अपने हिसाब से सिचुएशन बना रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से, बट जो डायरेक्टली डील कर रहा है उसको ज्यादा पता होगा, तो वहां से हमें एक फायदा देखने को मिलेगा ये। रिसोर्स एलोकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स टू मोर एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्स इन स्पेसिफिक डिवीजन और रीजन। यहाँ पे जो रिसोर्स का एलोकेशन है, बंटवारा है, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, चाहे वो लोग का हो, पैसों का हो, या जिसका भी हो, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजें कर रहा है, तो वो फर्दर उसी तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। इट ऑल्सो फैसिलिटेट क्विकर रिस्पॉन्स टू लोकल मार्केट कंडीशन, जैसी भी मार्केट कंडीशन होगी उसी हिसाब से रिसोर्स को यूटिलाइज करके उस डिमांड को पूरा कर देंगे। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट कि क्या आपने समझा अभी तक। सो इन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वेयर इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंटर्ड, आपको बताना है कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कहाँ सेंटर्ड होती है? हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वेरियस लेवल पे, मिडिल मैनेजमेंट में, टॉप लेवल पे, या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज? तो ये आपको पता है टॉप लेवल पे पावर जो है वो सेंटर्ड रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट बताना है। ग्रेटर एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, की जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप बहुत ज्यादा पावर दे दोगे। ग्रेटर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इनोवेशन ज्यादा रहेगा यहाँ पे। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कॉस्ट सेविंग, या इनहैंस्ड कस्टमर फोकस? तो यहाँ का बेस्ट यही है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होगा और कॉस्ट बचेगी, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ चीजें कैसे होनी है। ठीक है, बाकी जो ग्रेटर एम्प्लॉय ऑटोनॉमी है और इनोवेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनहैंस कस्टमर फोकस, ये सारे पॉइंट जो है वो आपकी इसमें कवर होंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर बताना है। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर होती है लोअर लेवल एम्प्लॉयज के पास। कंसंट्रेटेड कंट्रोल होता है सीनियर मैनेजमेंट के पास। डिस्ट्रीब्यूशन होती है अथॉरिटी की वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, या स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, तो ये पता है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी प्रमोटेड इन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर? कॉस्ट सेविंग होती है थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। स्विफ्ट ट्रांसमिशन होता है डायरेक्टिव्स का फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ओनरशिप रहती है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करता है एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और ओनरशिप लगे उनको उनके फील्ड पे है। और सेंट्रल कंट्रोल होता है, तो यही बताया आपको, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे और ओनरशिप रहे उनके काम पे, ये प्रमोट करता है। हाउ डज सेंट्रलाइजेशन इम्पैक्ट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है सेंट्रलाइजेशन? कम्युनिकेशन लाइन्स टेंड टू बी लॉन्गर, ज्यादा लॉन्गर रहेंगी सेंट्रलाइज में। मोर फ्रेगमेंटेड रहेंगे। टेंस टू बी शॉर्टर, या डिस्करेज होगा कि कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, तो टेंस टू बी शॉर्टर हमने पढ़ा था, ज्यादा स्कैटर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, छोटे लेवल पे रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि डिटेल में चेन में चीजें चल रही हैं, ठीक है, टॉप लेवल को लेना वो डायरेक्ट लेके दूसरों को बता देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस आज हम जिस टॉपिक को लेके डिस्कशन करेंगे वो है सेंट्रलाइजेशन। So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is advantages and disadvantages of centralization. So आपने समझना है एडवांटेज डिसएडवांटेज से क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस क्या है, वन बाय वन, ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज समझेंगे वन बाय वन हर पॉइंट में कि क्या है क्या नहीं है, और लास्ट में जैसे कि आपको पता है एक होगा क्विज टेस्ट इसी से रिलेटेड जो आपने अभी तक पढ़ा, जिसका स्कोर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलो स्टार्ट करें। एडवांटेज, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से पहले पढ़ लिया, ठीक है, इससे पहले पढ़ लिया क्या होता है।
अभी हम समझेंगे फायदे क्या है इसके। पहला तो है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आराम से जाएगी क्योंकि टॉप लेवल को ही लेना है तो वही ले लेगा। क्विकली डिसीजन हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होंगे, मीन जिस पैटर्न पे वो डिसीजन लेते हैं उसी पैटर्न पे वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है जहां पे क्विक डिसीजन लेना है। ठीक है, रैपिड डिसीजन लेना है, ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आपको तुरंत डिसीजन लेना, करना है नहीं करना है, तो टॉप लेवल को लेना तो उन्होंने ले लिया। अब लोअर लेवल में सब में बांट के रखिए पावर, तो सब में मीटिंग कराओ, फिर सब में डिसाइड करो क्या करना है कैसे करना है, वो नहीं होगा। कॉस्ट सेविंग की बात करी जाए तो सेव तो होती है कॉस्ट, ठीक है, थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल इट मे रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, रिजल्ट इन कॉस्ट एफिशिएंसी। सबको पता है किसको क्या करना है, टॉप लेवल को पता है उसको ये डिसीजन लेने, सबको सबका वर्क पता है, कोई किसी का काम रिपीट मोड में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारी पावर एक के हाथ में है, वो उसी हिसाब से चीजों को बांट रहा है, देख रहा है किसको क्या करना है, किसको रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उसी हिसाब से चीजें वो दे रहा है। अब 10 लोग तो है नहीं जो पावर लेके बैठे हों सब डिसाइड करें किसको क्या करना है। ठीक है, एक ही है वो सबको डिसाइड कर रहा है, वही सब पे बता रहा है, लागू कर रहे हो, वही तरीके से प्रोसेस चल रहा है, वही तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट सेव होगी। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है कि जो पॉलिसीज हैं, जो अपने रूल्स बनाए हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोसेस है काम करने का, वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, एक जैसे रूल्स हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से ही काम होता है, कोई डिसीजन लेते हैं तो हम इस तरीके से ही फाइल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टॉप लेवल बना रहा है तो उसी तरीके से बनाएगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चलेगा, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी का सब लोग अपनी पावर लेके बैठे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल, ऑफकोर्स हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है ऑपरेशन पे, रिसोर्सेज पे, टॉप लेवल का उसको पता है कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेके करता है और ये इंश्योर करता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज है, स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से ही आप काम करो। एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, जो टॉप लेवल के बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो जब इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे तो गलत तो डिसीजन लेंगे नहीं। ठीक है, एक्सपर्ट हैं, अच्छे डिसीजन लेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है सेंट्रलाइजेशन की, सबसे पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर डिमांड। अब जैसे कि लोअर लेवल को देते हैं या मिडिल लेवल को देते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा होता, तो उसको पता होता कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, उसी हिसाब से वो चीजों को चेंज करता, उसी हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करता, उस हिसाब से वो पैटर्न लाता। बट यहाँ पे सिर्फ वो डिसीजन ले रहे हैं, टॉप लेवल ले रहा है, तो क्विकली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो मिस कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को जो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन उठा ले जाती है फायदा, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रगल होता है, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही मिस करेंगे, स्ट्रगल करती है इस चीज में। ओवर बर्डन लीडरशिप, टॉप एग्जीक्यूटिव को ही सारे डिसीजन लेने, सारे डिसीजन लेने, सारा बर्डन उनके ऊपर है, तो थक जाते हैं डिसीजन ले लेके या बर्न आउट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। डीमोटिवेशन, अब सबको तो पावर दे नहीं रहे, लोअर लेवल एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल को पता है कि हम एक कठपुतली है, जो हमें कहा जाएगा हम वही कर रहे हैं, हमारे पास खुद की तो अथॉरिटी है नहीं कि हम ये जो डिसीजन छोटे मोटे भी हम ले पाए, तो उनको लगता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे थोड़ी तो अथॉरिटी हो, पावर हो चीजों को करने की, थोड़ा तो लगे कि हमारा भी कुछ कंट्रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीज उनको नहीं मिलती। नेक्स्ट है bottlenecks. Centralization can create bottlenecks in decision making as all the decision must pass through a limited number of individuals. This can slow down operation and hinder growth. अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही टॉप लेवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक है, उनके थ्रू आपको डिसीजन जो है वो लेना है, उन इंडिविजुअल्स को कंसर्न करना है, उनसे कंसिडर कराना है क्या करना है कैसे करना है, तो लिमिटेड लेवल ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल तक तो वो डिसीजन पास होगा ही होगा, जिससे हो सकता है कि आपका ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाए और ग्रोथ में रुकावट आए। इनइफेक्टिव लोकल रिस्पॉन्स, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू लोकल और रीजनल वेरिएशन मार्केट कंडीशन और कस्टमर प्रेफरेंस। ये वही वाला पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली तो डील कर नहीं रहे हो, तो हो सकता है कस्टमर की जो डायरेक्टली डील कर रहा है लोअर लेवल वाला, उसको ज्यादा पता है कस्टमर की नीड के बारे में, तो वो उससे रिलेटेड डिसीजन ज्यादा अच्छे ले सकता था, तो आप कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स को लैक करोगे। कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, a highly centralized structure can lead to communication issues as information may not efficiently flow between various level of the organization. सब जगह तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फैल नहीं पा रही है क्योंकि स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है, पावर आपके पास है, आप डिसाइड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, लोग हो सकता है लैक करें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में एक दूसरे से बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। रिस्क कंसंट्रेशन है, ऑफकोर्स कुछ इंडिविजुअल या एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है
तो हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले ले, पुअर डिसीजन ले ले, और जिसकी वजह से सबको नुकसान भुगतना पड़े। तो ये भी एक है कि रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड, अगर सबको मेल लो मिला लेते हैं लोअर लेवल मिडिल लेवल को, तो बेटर आपको पता चल जाता है कि यहाँ मार्केट में कैसा है, उस हिसाब से चीजें कर पाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक है डिसएडवांटेज। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन की एडवांटेज बताओ। तो इसमें से डिसएडवांटेज जो भी है वो फाइंड आउट कर लो, काट दो। बॉटलनेक इन डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स ये डिसएडवांटेज है। डीमोटिवेशन एम्प्लॉय डिसएडवांटेज है। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग ये एडवांटेज है, ठीक है। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है सेंट्रलाइजेशन में, ऑफ कोर्स नॉट, वो डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं करते हैं। तो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, एक ले रहा है उसी पैटर्न में लेगा और वही तरीका आजमाएगा जो वो करते आ रहा है, तो वो होगा। व्हाट इज पोटेंशियल कॉस्ट बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का एक कॉस्ट बेनिफिट आपको बताना क्या है। इंक्रीज डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, लोकल इंप्रूव लोकल रिस्पॉन्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या ग्रेटर एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। ऑफ कोर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती है, आपको देखने को मिलती है। सेंट्रलाइजेशन हेल्प इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट इन, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंसी रहे और एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन रहे, मतलब उसी पैटर्न में चीजें चल रही है, ये इंश्योर करता है सेंट्रलाइजेशन। तो ये किस चीज में इंपॉर्टेंट है? क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज विद स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे, फ्रीलांस वर्क में या इनफॉर्मल, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वहां पे ये अच्छी चीज है। वन डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर रिसोर्स, बॉटलनेक्स इन डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट सेविंग। डिसएडवांटेज है तो डिसीजन मेकिंग, बॉटलनेक इन डिसीजन मेकिंग ये होगा, ठीक है। एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स बेनिफिट है, कॉस्ट सेविंग बेनिफिट है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बेनिफिट है। Which of the following challenge is most likely to arise from centralized organization? Centralized organization से क्या challenge arise होता है? हाई एम्प्लॉय मॉरल, एम्प्लॉय का मॉरल बढ़िया रहता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिव लोकल रिस्पॉन्स, लोकल रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन चैलेंजेस आएंगे या रिड्यूस डिसीजन मेकिंग स्पीड। तो ये है कि कम्युनिकेशन चैलेंजेस आपको जो है वो देखने को मिलता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। एक मेजर रिस्क जो सेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड वो क्या है? डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क कंसंट्रेशन है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट या डाइवर्स व्यू पॉइंट इन डिसीजन मेकिंग। सो ये है रिस्क कंसंट्रेशन, रिस्क कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहता है। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is advantages and disadvantages of decentralization. क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। इससे पहले सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर किए, तो वन बाय वन हम डिसएडवांटेज एडवांटेज कवर करेंगे और लास्ट में जैसा आपको पता है क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस। पहला है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी, मतलब क्या है यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स टू फास्टर और मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। लोअर लेवल यूनिट ऑफन हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशन एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन मोर प्रॉपर्ली। मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छी इसलिए होगी क्योंकि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं जिनको आपने पावर दी है उनको लोकल कंडीशन या कस्टमर नीड, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छी नॉलेज है उस बारे में, तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये एक फायदा देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है इनहैंस रिस्पॉन्सिवनेस, मीन डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कस्टमर नीड और मार्केट डायनामिक। ये उसी से रिलेटेड है कि सिंस वो लोअर लेवल एम्प्लॉइज जो है वो कस्टमर को डायरेक्ट डील कर रहे हैं या मार्केट कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या मार्केट में चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इनोवेशन होना चाहिए, वो ज्यादा समझ पाएंगे, उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कर पाएंगे फास्ट। तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कोर्स पावर आपने लोगों को दी है, लोअर लेवल में बांटी है, मिडिल में बांटी है, तो वहां पे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नाउ दे हैव द ओनरशिप ऑफ देयर टास्क, ठीक है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और जिससे उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और जॉब में सेटिस्फैक्शन, राइट। नेक्स्ट है इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी। अब आपने उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है तो वो अपने जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे, जिम्मेदार भी होंगे और यही कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, अपना बेस्ट दें। और जो रिस्क है ब्लेम शिफ्टिंग का कि हमारी वजह से इनकी वजह से हुआ, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो। अब आप ये नहीं कह सकते टॉप लेवल की गलती है, अब आप अपने लेवल की डिसीजन ले रहे हो, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनोवेशन क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स इनको फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने आप से भी सोच पाए, न्यू आइडियाज आए, सोल्यूशन लाए और इम्प्लीमेंट करें। टॉप लेवल ले रहा है, हो सकता है वो ना सोच पाए, बट ज्यादा लोगों में पावर है तो उनके हिसाब से वो इनोवेशन कर सकते हैं।
वर्कलोड कम हो जाएगा, टॉप लेवल तक अब सारी पावर नहीं है, सब उनके ऊपर सारा बर्डन नहीं है, वो अदर मेजर एरियाज में फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फायदा है कि वो ये है कि आपका जो वर्कलोड है टॉप लेवल से वो कम हो जाएगा, और अब सब में बढ़ गया तो वो सब आराम से मैनेज करेंगे। बेटर रिसोर्स एलोकेशन मीन्स यही है कि लोकल यूनिट जो है वो मोर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती है अबाउट रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड। कि जो लोकल यूनिट है, जो आसपास की, मतलब लोकल यूनिट मतलब जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है, मिडिल लेवल, वो आपको भी पता है उनको कस्टमर के टच में है, किस तरीके से नीड है, डिमांड है, उसी के हिसाब से जैसे लग रहा है किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मेहनत करना, उसमें ज्यादा पैसा लगाना, ज्यादा उस पर वर्कर लगा देना, जिससे क्या होगा वहां पे रिसोर्स का बेनिफिट मिल पाए, वहां पे रिसोर्स यूज होगा तो फर्दर वो बिकेगा तो कवर अप होगा। ठीक है, तो ये है आपके एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या है? इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिफरेंट यूनिट। हर यूनिट अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है, सबका अलग अलग पैटर्न है डिसीजन लेने का। ठीक है, हो सकता है डुप्लीकेट डिसीजन ले ले, कोई उस बारे में ऑलरेडी कुछ सोच के रखा हो इस तरीके से करना, और देन फर्दर किसी ने और कुछ और डिसीजन ले लिया, कंफ्यूजन हो जाएगी, इनएफिशिएंसी हो जाएगी। सबको पावर दे दी ना अभी तो आपने, तो मिडिल लेवल क्या सोच रहा है किसी चीज को लेके, लोअर लेवल क्या सोच रहा है, वो पैटर्न चेंज होगा। तो डिसीजन मेकिंग एक तक रहेगी तो वो अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहा है, उसी पैटर्न मिलेगा। बट सब में है तो सबका अपना अपना तरीका होता है डिसीजन लेने का, वो अपने हिसाब से लेंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब टॉप लेवल को लगेगा भाई कंट्रोल तो लॉस हो गया, सबको बांट दिए पावर। ठीक है, तो उनको एक फियर भी रहता है कि सबको बांट दे तो सब हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो उस फियर भी रहेगा। ठीक है, उस फियर के हिसाब से भी वो लोग कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये भी है एक डिसएडवांटेज। कम्युनिकेशन चैलेंज रहेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम्स क्रूशियल इन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट ऑल यूनिट आर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पुअर कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। हर डिपार्टमेंट में आपने पावर बांटी है, हर लेवल के एम्प्लॉयज को, तो क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपस में सब आपस में मतलब अच्छे से रिलेशन बना के चलेंगे ना, तभी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज सब अपने अपने चीज पे ही ध्यान देते रहेंगे, डिसीजन लेते रहेंगे, और मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उससे भटक जाएंगे। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे की होगी सबको मैनेज करने की, और अगर वही नहीं अच्छा होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डुप्लीकेशन का रिस्क है। हो सकता है कि कोई यूनिट उस तरीके से रिसोर्स को यूज करना चाह रही हो, फर्दर भी उसी तरीके से यूज कर रही है, तो रिसोर्सेज का बार बार डुप्लीकेशन होना, अलग अलग यूनिट एक ही डिसीजन को लेके चीज इंप्लीमेंट कर रही है, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्किल, मतलब सेंट्रलाइज ऑपरेशन को इकोनॉमीज ऑफ स्किल का बेनिफिट होता है, जैसे हमने देखा था ना कि आपको फायदा है कि आप कॉस्ट सेव कर सकते हो, एक पैटर्न में डिसीजन ले रहे हो, टाइम सेव कर सकते हो, जो कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन में उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। रेसिस्टेंट टू चेंज, हो सकता है कि कुछ इंप्लॉयज या लोकल यूनिट चेंजेस से रेसिस्ट कर जाए, कि जो भी टॉप लेवल ने हमारे ऊपर चेंज डाले हैं उनको वो कहें कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी अथॉरिटी है, तो वो होगा तो फिर वो फॉलो नहीं करेंगे तो चेंजेस आ नहीं पाएंगे, इनोवेशन हो नहीं पाएगा। कोऑर्डिनेशन का चैलेंज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर ले, वो भी लाना टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस। नाउ हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेज बतानी है, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज कैंसिल कर दो। इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है डिसेंट्रलाइजेशन में। इनहेंस्ड रिस्पॉन्सिवनेस, लॉस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन चैलेंज। क्या एडवांटेज है, फायदा क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस इनहेंस्ड हो जाएगी, ठीक है, सबको चांस मिल रहा है बोलने का। डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स टू इंप्रूव मोटिवेशन एम्पावरमेंट फॉर एम्प्लॉयज। ये क्यों होता है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन बढ़ जाता है? क्योंकि उनके पास लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, क्योंकि उन्हें ओनरशिप दे दी जाती है टास्क और डिसीजन लेने की, अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करते हैं या टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने डिसीजन पे, क्योंकि उन्हें ओनरशिप दे देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? बेटर रिसोर्स एलोकेशन, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस वर्कलोड। एडवांटेज नहीं पूछ रहा, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन की डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो ये होगा कि डिसएडवांटेज है कि इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट बेनिफिट डज डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग स्पीड। डिसीजन मेकिंग स्पीड के रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन कौन सा फायदा देता है? डिसीजन मेकिंग स्लोअर होती है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, फास्टर और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है, इंक्रीज वर्कलोड ओवर टॉप मैनेजमेंट, फास्टर और मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। वन पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज, एक पोटेंशियल रिस्क बताना है डिसेंट्रलाइजेशन का। रिस्क मतलब डिसएडवांटेज, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, डुप्लीकेशन रिसोर्स, इनहांस एम्प्लॉय मोटिवेशन या ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस। ये है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज बेस्ट डिस्क्राइब अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसएडवांटेज बतानी है डिसेंट्रलाइजेशन की। इंक्रीज इनोवेशन, रेसिस्टेंट टू चेंज, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग या बेटर रिसोर्स एलोकेशन। अभी देखा था रेसिस्टेंट टू चेंज, वो रेसिस्ट करते हैं चेंज करने से, ठीक है। तो देखो 6 का बी है, ठीक है। 5 4 5 सी बी होगा, राइट, सही है। और 2 3 बी सी होगा, राइट। और 1 का आपने देख लिया पी होगा, ठीक है। तो गाइस जो भी स्कोर बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में दे दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज मोटिवेशन। सो जैसे कि अगर आपने पहले पार्ट्स देखे होंगे, सो आपको पता है हम लोग किस तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक है आपके 1 बाय 1 उससे डिस्कस करेंगे, लाइक मोटिवेशन मीनिंग एंड फीचर्स हैं। सो मोटिवेशन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन आपके फीचर्स को समझेंगे। उसके बाद हमारा एक क्विज टेस्ट होगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने अभी तक समझा, वो कितना क्लियर हो पाया, आपको समझ में आया नहीं आया, वो आपका स्कोर आपको बता देगा। और अगर आप लैक कर रहे हो तो आप फिर से वीडियो को देख के कोशिश करो समझने की और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें, राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशन की मीनिंग के साथ। सो मोटिवेशन इज नॉट लाइक कि आपने ये कभी वर्ड सुना ही नहीं कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें कि बिजनेस मैनेजमेंट में मोटिवेशन क्या है, तो देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि एक बिजनेस में जो आप मैनेजमेंट करते हैं, लाइक प्लानिंग करते हैं चीजों की, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन फाइनली कंट्रोलिंग टू चेक कि जो भी प्लान था उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई या नहीं। वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं जो इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, राइट, उनको मोटिवेशन होना बहुत जरूरत है। मतलब प्लान भी अगर आप कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन के साथ ही वो प्लानिंग आप कर पाएंगे, राइट। आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि यस हमें एक गोल को अचीव करना है, और वो एक अर्ज जो होगी आपके अंदर इस गोल को अचीव करने की, उसे ही हम कहेंगे कि वो आपके लिए क्या है, एक मोटिवेशन, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन। मतलब मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है जो आपको स्टिमुलेट करता है कि आप एक्शन लीजिए, जिससे जो आपके डिजायर्ड गोल है वो आप अचीव कर पाए। लाइक आपका पेपर आने वाला है तो उस पेपर में आपको पास होना है, ठीक है, उस पेपर में आपको पास होना है। तो इस पास होने का ये आपका जो डिजायर्ड गोल है, इसको अचीव करने के लिए आपको कोई चीज है जो क्या कर रही है, पुश कर रही है कि आप पढ़ो, वो ही आपका मोटिवेशन है, ठीक है। वो क्या है, आपका मोटिवेशन है कि मुझे पास होना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। तो वो जो प्रोसेस है जिसने आपके अंदर वो एक अर्ज क्रिएट करी है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक्शन लो, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। ये इंटरनल ड्राइव होती है, मतलब अंदर से आता है, अंदर इंसान के, कि उसको परफॉर्म कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये याद रखना है कि ये इंटरनल ड्राइव है। इन बिजनेस कॉन्सेप्ट, अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। लाइक एम्प्लॉयज हैं आपके वहां पे, उनको आपने कोई गोल बताया कि आपको ये अचीव करना है, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन तो होना चाहिए ना कि हाँ हमें वो गोल अचीव करना है, तभी तो वो अपना बेस्ट देंगे। अदरवाइज वो सोचेंगे कि उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। मोटिवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, अपना बेस्ट देते हो, और साथ ही साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप कूल रहते हो, काम रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, है ना। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। तो हमने समझा मोटिवेशन हमारा बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जो आपको स्टिमुलेट करता है कि आप एक्शन लो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जैसे आपको प्यास लगी है, सिंपल एग्जांपल है, पानी पीना है, तो प्यास लगी है, वो एक चीज है जिसने आपको मोटिवेटेड किया, आपको एक अंदर आपकी अर्ज लाई कि आप उठिए और जाके पानी लेके पीजिए, वो गोल को पूरा करिए, वो प्यास जो है वो आपकी बुझिए, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि आपके अंदर वो अर्ज आई, फिर आपने एक्शन लिया, आपने वो अचीव किया, ये पूरा प्रोसेस आपका मोटिवेशन है। ओके, नाउ हम आते हैं फीचर्स को लेके, अंडरस्टैंड करते हैं फीचर्स क्या होते हैं मोटिवेशन के। पहला है इंटरनल प्रोसेस, हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये इंटरनल है, ठीक है, मतलब अंदर से आता है, आपके अंदर से आता है कि आपको कुछ करना है। तो कम्स फ्रॉम विद इन, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को क्या होता है, उनके अंदर इंटरनल डिजायर होती है कि मुझे मान लो अगर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मुझे बोनस चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ काम, या मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मैं ये अगर टास्क कर लेता हूँ तो मुझे अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में
लोग पहचानने लगेंगे, अचीवमेंट होगी, मेरी पर्सनल ग्रोथ है, अगर मेरा ये अर्थ है कि मैं कुछ सीख पाऊंगा तो मैं वो चीज के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो अंदर से आता है तो इंटरनल प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है ऑफ कोर्स, मोटिवेटेड इंडिविजुअल जो है वो ऐसे ही तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो उन्हें अचीव करना है उसे अचीव कर ले। ठीक है, चाहे वो रिकॉग्नाइजेशन का हो, चाहे वो फाइनेंशियल गेन का हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसी के लिए ही आप वर्क करते हो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो अचीव करना था अचीव हो गया, ठीक है, और आपका मोटिवेशन खत्म हो गया और ये एंड हो गया, उसके बाद आप कोई मोटिवेटेड नहीं होगे, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजर कंटिन्यूसली इंगेज करें और इंकरेज करें एम्प्लॉयज को कि वो हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करते रहे। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ऐसा नहीं इस साल मिल गया तो अगले साल वो बेस्ट नहीं देगा, या उसके अंदर अर्ज नहीं होगी कि मुझे फिर से वो चाहिए, वो उसको हर बार चाहिए होगा टारगेट कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और एक मैनेजर का भी रोल होता है कि वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करे कि अगर आपने अचीव किया है तो आप फिर से कोशिश करें, आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में होके खत्म नहीं होने वाला। इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर मीन जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं। मतलब है तो इंटरनल, आता अंदर से है कि मुझे एक्शन लेने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक रिवॉर्ड हो गया कि आपको ये चीज करने से रिवॉर्ड मिलेगा, या वर्क इन्वायरमेंट हो गया कि आपके आसपास लोग इतने मोटिवेटेड एनर्जेटिक है कि आपको भी लगता है कि मुझे भी उसी डायरेक्शन में करना है, या लीडरशिप है, आपका लीडर इतना मोटिवेट कर रहा है कि वो आपको एक अर्ज उसके आपके अंदर से ला रहा है कि आपको करना है टास्क। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कोर्स इम्पैक्ट डालेंगे। अब मान लो कि बाहर का वातावरण ऐसा है कि लोग खाली बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि मैं भी कुछ करूं, आप भी उसी जोन में चले जाओगे। तो एक्सटर्नल जैसा भी इन्वायरमेंट होता है वो असर कहीं ना कहीं डालेगा। डाइवर्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड मींस डिफरेंट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग। हर इंसान के लिए मोटिवेशन जो आ रहा है वो एक ही चीज से नहीं आ सकता है। कुछ इसलिए बेस्ट दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज उन्हें बोनस चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनका वो हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए। कुछ इसलिए बेस्ट दे रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि पैसे मिले ना मिले बट हमें लोग पहचानने लगे, हमारी वैल्यू की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज मिले अपने करियर के ग्रोथ के लिए। सो वो उस पर्पज से मोटिवेटेड है। हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग चीज की वजह से हो सकता है। लाइक पेपर है, कुछ इसलिए बस मोटिवेटेड है उनको पास होना है, कुछ इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उनको टॉप करना है, कुछ इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये हो गया तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सबका अलग अलग टारगेट है मोटिवेशन का, अलग अलग चीज से मोटिवेटेड हो रहे हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, एक वेल मोटिवेटेड, आपको क्या लगता है अगर एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन है, अच्छे खासे मोटिवेटेड है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? ऑफ कोर्स हाई एफिशिएंसी के साथ होगी, आप अच्छा कर पाओगे, बेटर क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाओगे, और आपकी ये जो परफॉर्मेंस अच्छी है उससे बिजनेस की ओवरऑल सक्सेस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप बिजनेस को हेल्प करोगे उसके टारगेट को अचीव करने में ऑन टाइम। तो आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ती है। डीमोटिवेटेड पर्सन की आप कोई परफॉर्मेंस देखो, वो डीमोटिवेटेड रहता है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं करता। जब मन ही नहीं कर रहा है तो वो अच्छा वर्क भी नहीं कर पाएगा, तो वहां की परफॉर्मेंस की क्वालिटी डाउन है। इनकरेजेस इनोवेशन, ऑफ कोर्स मोटिवेटेड एम्प्लॉइज जो मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है, बेस्ट दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, वो खुले होंगे, वो क्रिएटिव थॉट्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे, ठीक है, और लोगों को भी इंकरेज करें कि वो भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए जिससे बिजनेस की ग्रोथ होए, ठीक है। तो मोटिवेशन आपका इनोवेशन भी इंकरेज करता है। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए वन बाय वन। ये इंटरनल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट, इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स पे से इस पे प्रभाव आएगा, डाइवर्स है, इंडिविजुअलाइज्ड है, हर पर्सन का अलग अलग मोटिवेशन आ सकता है किसी भी अलग अलग चीज से, एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, और इनोवेशन इंकरेज करता है। सो ये क्लियर है। नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू कवर कि हमने जो समझा वो हमें कितना क्लियर हुआ, राइट। स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो बताना है आपको कि प्राइमरी फंक्शन मोटिवेशन का क्या है बिजनेस मैनेजमेंट में। प्राइमरी फंक्शन मींस मेन फंक्शन क्या है मोटिवेशन का, कि वो कंपटीशन इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयज के अमंग, कि वो स्टिमुलेट करेगा इंडिविजुअल को कि वो एक्शन ले और अपने गोल्स को अचीव करे, ठीक है, या वो जो रिसोर्सेज की यूज है उसे कम कर देगा, या ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें। सो ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है
इंडिविजुअल्स को कि वो एक्शन ले ताकि वो अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन इज बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब फीचर नहीं है मोटिवेशन का। मोटिवेशन एक इंटरनल प्रोसेस है। मोटिवेशन एक वन टाइम इवेंट है। मोटिवेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, या डी मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड है। अभी हमने पढ़ा था इंटरनल प्रोसेस होता है, राइट। सो ये तो आपका है फीचर। नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से इस पे इफेक्ट आता है, लेकिन वन टाइम इवेंट नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए आपका ये वाला जो आंसर है वो। Okay, so next is which of the following feature of motivation refers to the need for manager to constantly engage employee to maintain their drive। कि कौन सा फीचर मोटिवेशन का ये कहता है कि मैनेजर को जरूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली इंगेज करे, कि वो अपनी ड्राइव को मेंटेन रखे, मतलब मोटिवेटेड हमेशा बने रहे। ये क्या कहता है कि हमेशा मोटिवेशन जो है वो आपका बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया अचीव तो वो खत्म है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंडिविजुअलाइज मोटिवेशन या परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। ठीक है, सो इसका आंसर जो है आपका वो होगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि कांस्टेंट आप क्या कर रहे हो, इंगेज करा रहे हो एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा लगातार, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। हो जाएगा। थर्ड है which feature of motivation refers to the need for manager to constantly engage employees to maintain their drive। मतलब कि मोटिवेशन के फीचर की एक हेडिंग बतानी है जो ये कहता है कि एक मैनेजर को ये जरूरी है कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली क्या करता रहे, इंगेज कराता रहे, कि वो जो भी उनकी मोटिवेशन की ड्राइव उसको छोड़े नहीं, मेंटेन करते रहे, मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ अचीव करने की लिए एनर्जेटिकली मोटिवेटेड रहे। वो कौन सा आपका फीचर होगा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंडिविजुअलाइज्ड मोटिवेशन या परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, कि वो मेंटेन रखे अपनी ड्राइव। तो ये होगा आपका कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए, मींस वो हमेशा अपने गोल्स के टुवर्ड अवेयर रहे और वैसा ही बिहेवियर मेंटेन करके रखें। ठीक है, कि उन्हें कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है। Which of the following factors can influence motivation even though it is an internal process? कौन सा फैक्टर मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इवन मोटिवेशन एक इंटरनल प्रोसेस है फिर भी मोटिवेशन पे इम्पैक्ट डाल सकता है? कौन सा फैक्टर, टीम की साइज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट रिवॉर्ड या इंडस्ट्री ट्रेंड्स? कौन सा फैक्टर मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करेगा? टीम का साइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करेगा, वर्क इन्वायरमेंट एंड रिवॉर्ड करेगा या इंडस्ट्री ट्रेंड? ऑफकोर्स जो भी आपका वर्क इन्वायरमेंट में आपका देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, टीम साइज भी आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स वगैरह भी आ जाएंगे, तो ये पूरा कवर कर रहा है, अम्ब्रेला टर्म है, और रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में मोटिवेशन जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉयज के टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए। टर्नओवर मतलब कि जो एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के चाह रहे हैं वो रिड्यूस कर देता है, ये कि मतलब सब एम्प्लॉयज जो है वो इंगेज रहेंगे और छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन नहीं भागेंगे। इनकरेज करेगा इनोवेशन और क्रिएटिविटी को, डिक्रीज कर देगा कम्युनिकेशन को, या इंप्रूविंग कंपटीशन अमंग टीम। क्या क्रूशियल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज बिजनेस मैनेजमेंट? तो देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, इसलिए मोटिवेशन जो है वो आपका क्रूशियल है। बट ये जो है कि रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट हो सकता है, थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, बट जो हमने अभी पढ़े फीचर्स में हमें ये वाला सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? क्या आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि मोटिवेशन कैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है? मोटिवेशन डिक्रीज करता है सुपरविजन की नीड, मोटिवेशन ड्राइव करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने गोल्स को अचीव करें, मोटिवेशन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, या मोटिवेशन मिनिमाइज कर देता है कम्युनिकेशन एरर को? सो इसका आंसर है सिंपल कि मोटिवेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, सो ये हैं आपके सारे आंसर जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। So now guys we are going to start with this topic, that is process of motivation with MCQs, right। हम समझेंगे मोटिवेशन का प्रोसेस। so, जैसे कि आपको पता है वन बाय वन मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, मींस स्टेप डिस्कस करेंगे प्रोसेस की। लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है।
बेनिफिट है इसका कि आपका एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है वो प्रिपेयर होगा, एंड नेक्स्ट आपने जो अभी तक पढ़ा वो आपको क्लियर होगा कि कितना समझ में आया, राइट। सो स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो आपके अंदर स्टिमुलेट करता है एक डिजायर, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो ताकि अपने गोल्स को अचीव कर लो। हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि बिजनेस में जैसे एम्प्लॉयज है, उसको एक टारगेट दिया गया है कि आप अगर 50 बॉक्स कंप्लीट करते हो तो आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसको एक टारगेट, एक गोल जो है वो दे दिया गया। अब उसी गोल और टारगेट की वजह से उसके अंदर क्या आया, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आई कि मुझे वो चीज चाहिए। जब उसको वो चीज चाहिए तो उसने उसको स्टिमुलेट किया कि वो एक्शन ले, मीन्स टास्क करे, वर्क करे, बेस्ट दे, वो गोल अचीव करे और अपने नीड को सेटिस्फाई कर ले। तो ये हुआ मोटिवेशन, जो आपके अंदर एक अर्ज लाता है अंदर से कि आप एक्शन लो और अपने टारगेट को पूरा कर लो। चलिए प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ये डेली लाइफ में हर वक्त होता है, तो चलो समझते हैं। पहला है अनसेटिस्फाइड नीड। मतलब डेली लाइफ में कैसे, पानी भी है, पीना है आपको, तो एक अंदर से नीड आएगी ना कि पीना है, फिर आप एफर्ट्स करोगे, उठोगे, बेड से जाओगे, लोगे, पियोगे और सेटिस्फाइड। भाई पहला है अनसेटिस्फाइड नीड, कि नीड जो है वो क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब नीड होती है तभी इंसान कुछ एक्शन करता है, अदरवाइज क्या जरूरत है, पड़े रहो, ठीक है। सो नीड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है मोटिवेशन का। द प्रोसेस ऑलवेज बिगिन व्हेन अ पर्सन फील्स दैट देयर इज समथिंग अनसेटिस्फाइड नीड इन हिम। आपके पास पैसे नहीं है, तभी आपके अंदर ये जो नीड है, पैसे कमाने की जरूरत है, तभी आपने एक्शन लेने हैं, मतलब तभी आप मोटिवेटेड होगे। तो कोई ना कोई अनसेटिस्फाइड नीड होती है सबसे पहले आपके अंदर, जो आगे प्रोसेस बढ़ाएगी। तो पहला है अनसेटिस्फाइड नीड होगी एक पर्सन के अंदर, इससे हमारा प्रोसेस शुरू होगा कि उसको वो नीड सेटिस्फाइड करनी है। नेक्स्ट है टेंशन। जब अनसेटिस्फाइड नीड उसको समझ में आ जाएगी कि ये अनसेटिस्फाइड नीड है, मतलब मुझे ये नीड को पूरा करना है, तो उसके माइंड में क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन मतलब वो सोचेगा कि अब मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, वो मुझे इस नीड को सेटिस्फाइड करना, तो उसकी एक टेंशन एक माइंड में आने लग जाएगी। फिर क्या होता है ड्राइव। ड्राइव मीन्स टेंशन स्टिमुलेट करेगा ड्राइव एंड कंपल्स द पर्सन टू टेक एक्शन टू फुलफिल हिज नीड। जब उसके अंदर टेंशन आएगी ना, तो उस टेंशन को वो खत्म करने के लिए, टेंशन किस चीज की, कि मेरी नीड जो है वो मुझे सेटिस्फाइड करनी, वो अनसेटिस्फाइड है, जब उसने पहचान ली, अब वो अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से जो टेंशन उसके माइंड में आई, वो उसके अंदर एक ड्राइव लाएगी कि एक्शन करो और जल्द से जल्द इस नीड को पूरा करो। फिर वो क्या करेगा, सर्च बिहेवियर करेगा। मतलब कि जो ये ड्राइव आई है ना, वो एक ऐसी ड्राइव है जो आपको ये करेगी कि आप सर्च करो कि किस तरीके से आप उस टेंशन को रिलीव कर सकते हो। लाइक आपके मैं बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ अभी। मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में पहले अनसेटिस्फाइड नीड क्या थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे एग्जाम में, मैं एग्जाम में पास कैसे होऊंगा, ये नीड है, मुझे पास होना है यार, मैं क्या करूं, टेंशन आने लगे, क्या करूं, ठीक है। अनसेटिस्फाइड नीड आपने समझ ली कि मुझे पास होना है और ये जरूरत है मेरी और मुझे इसको सेटिस्फाइड करना है। फिर आपने क्या किया, ड्राइव आई, स्टिमुलेट किया आपको कि चलो उठो बेड से, एक्शन लो, बुक बुक उठाओ, देखो। फिर आप सर्च करोगे कि कहाँ से मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं, जिससे मेरा जो ये अनसेटिस्फाइड नीड है उसकी वजह से जो टेंशन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने जैसे वर्क करना शुरू किया, सर्च किया, बहुत सारे ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल थे, अपने पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया, उसके बाद आपने कोशिश करी कि आप उस नीड को उस ऑप्शन के थ्रू क्या कर लो, सेटिस्फाइड कर लो। जैसे आपकी नीड सेटिस्फाइड हुई, आपकी टेंशन कम हो गई, ठीक है, आप मोटिवेटेड हो गए कि चलो भाई मेरा ये हो गया, मैंने पढ़ना था, मैंने देखा किस बुक से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करें, मुझे लगा प्रीवियस ईयर बेस्ट है, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, मेरी टेंशन खत्म, अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं पेपर में फेल हूँ। तो ये एक नीड थी जो अनसेटिस्फाइड थी। पहले आपको अनसेटिस्फाइड नीड शुरुआत हुई, आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, आपको टेंशन हुई। जब आपको टेंशन हुई तो आपने क्या किया, उस नीड को सेटिस्फाई करने के तरीके ढूंढे, बेस्ट तरीका सेलेक्ट किया जिससे आपने एक्शन लिए और फिर आपकी वो नीड जो हुई वो आपने सेटिस्फाइड कर ली। जब नीड सेटिस्फाइड हो गई, टेंशन कम हो गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन।
तो एग्जाम्पल एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे मान लो पर्सन है, वो थ्रस्टी है, उसको प्यास लगी है, तो उसकी नीड क्या है, पानी की। अब उसको पानी, जैसे आप में होता नहीं, आप बाहर हो कहीं, आपको बहुत तेज प्यास लगी, धूप में बहुत तेज प्यास लगी, तो आपको लग रहा है यार मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, फिर आप क्या करोगे, एक टेंशन होने लगती है, यार कहाँ से पानी लाऊं, कैसे क्या होगा, सोचने लग जाते हो, तरीके ढूंढने लग जाते हो, कहाँ से पानी लूं, वाटर पी लूं, जूस पी लूं, शेक पी लूं, जिससे मेरी प्यास जो है वो बुझ जाए। फिर आपको जैसे मान लो आपने ढूंढे, आपने सोचा पानी पी लेते हैं, पानी मिला आपको, पानी पिया, आपकी टेंशन खत्म, आपका जो एक नीड थी वो आपने कर दी सेटिस्फाई। तो मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है, इस तरीके से आपका चलता है कि इस तरीके से जाके आप वर्क करोगे। आपके सामने गोल है, मोटिवेशन कैसे आएगा, एक पहले तो टेंशन होगी, उस टेंशन को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे, वो मोटिवेशन की वो एक ड्राइव है जो आप कर रही है, आप एक्शन लो, और जब एक्शन लेके अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, एंड देन इट्स ओवर। So motivation does not end with the satisfaction of particular need. Therefore, it is said that it's a continuous process. So after the fulfillment of particular need, another need will develop. ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग की जो भी नीड कहो या कह लो डिमांड, वो कभी भी ऐसा नहीं है एक चीज पे आके एंड हो जाती है। एक चीज पूरी करी तो दूसरे के पीछे भागना है, दूसरी चीज मिली तीसरे की चीज से भागना है, तो मोटिवेशन चलता रहेगा। आपके अंदर वो अर्ज हमेशा रहेगी कि आपको एक्शन लेने हैं। एक पेपर पास कर लिया तो कल दूसरा पेपर लगा है, अभी उसका पढ़ना है, फिर दूसरा पास कर लिया, फिर तीसरा पेपर पढ़ना है, फिर तीसरे के बाद चौथा पढ़ना है, फिर बैक आ गई तो फिर पढ़ना है, तो वो चलता रहेगा आपका। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस? मोटिवेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वैसे मेरे स्टूडेंट्स की बैक आएगी नहीं, बस वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट एग्जाम्पल था, जिसपे भी चाहो तो चेप दो दोस्तों में अपने। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस? अभी पढ़ा था स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आता है, अनसेटिस्फाइड नीड से, तो इसको मुझे इतना इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो। अनसेटिस्फाइड नीड होती है, फिर आपके अंदर आता है कि हाँ मुझे करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन रिकॉग्नाइज एन अनसेटिस्फाइड नीड? एक पर्सन ने ये पता लगा लिया मेरी अनसेटिस्फाइड नीड है, उसके बाद क्या होगा, टेंशन आएगी माइंड में। व्हाट डज टेंशन स्टिमुलेट इन द मोटिवेशन प्रोसेस? जब टेंशन होती तो फिर आप क्या करते हो, क्या करोगे, ड्राइव, सेटिस्फेक्शन, सच बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन अभी कहां से हो जाएगा। आप क्या करोगे, जैसे आपके अंदर टेंशन आई, आपने कार्य करना शुरू किया, ड्राइव आई आपके अंदर कि अभी मुझे इस टेंशन को कम करने के लिए एक्शन लेने हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्ड फोर्थ, व्हाट अकर्स ड्यूरिंग द सर्च बिहेवियर स्टेज ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन के जो सर्च बिहेवियर स्टेज है उस टाइम पे क्या होता है, पर्सन फुलफिल कर लेता है अपनी नीड विदाउट डिले, पर्सन इवेल्युएट करता है नीड को, पर्सन लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिलीव टेंशन, या टेंशन इज रिड्यूस्ड। सर्च बिहेवियर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज पे सर्च करते हो, देखते हो कि कैसे मैं अपने टेंशन को खत्म कर सकता हूँ। व्हाट इज अ पर्सन इवेल्युएट आफ्टर चूजिंग एन ऑप्शन ड्यूरिंग द मोटिवेशन प्रोसेस? एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया आपने, अब आप क्या इवेल्युएट करोगे, व्हाट इज द पर्सन इवेल्युएट, वेदर द टेंशन इज इंक्रीज, वो ये देखेगा भाई मेरी टेंशन बढ़ी, whether the drive is sufficient, या मैंने जो काम किया वो sufficient था, whether the need is satisfied, या whether more alternatives are available। तो अब ये देखते हो कि whether the need is satisfied, मतलब मान लो आपने कोई ऑप्शन इवेल्युएट किया, जैसे आपको प्यास लगी तो आपने पानी सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने पानी पी लिया, तो अब क्या देखोगे, ये देखोगे कि क्या मेरी नीड सेटिस्फाइड हो गई, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर हम और ऑप्शन देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि नीड सेटिस्फाइड हुई या नहीं। What happens when the person successfully satisfy their need in the motivation process? आपने सक्सेसफुली अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद क्या होगा, टेंशन रिड्यूस्ड हो जाएगी, अब टेंशन नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, तो देखो अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन इज क्रिएटेड, ड्राइव, पर्सन लुक फॉर डिफरेंट वेज टू रिलीव टेंशन, वेदर नीड इज सेटिस्फाइड ये चेक करेगा, टेंशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमने यही सारे ऑप्शन देख लीजिए टिक भी किए हैं, और ये हमारा स्कोर जो है, आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 6 होगा, ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में देंगे आप, और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, दैट इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, जो आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, इवन 8th 9th क्लास में भी आपने ये पढ़े होंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो। सो वन बाय वन हम इस नीड को समझेंगे, और लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, सो उसको आप जरूर देंगे, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। हायरार्की है मतलब एक स्टेप बाय स्टेप में ये चीज चलने वाली है,
नीड की थ्योरी है, मतलब कि आपने मोटिवेशन पढ़ा, यहीं से आपकी एक आती है कि कौन कौन सी नीड होती है जिसके पीछे इंसान भागता है पूरा करने के लिए, और मोटिवेशन उसको चाहिए होता है। मतलब एक नीड पूरी हो गई, फिर वो मोटिवेटेड होगा कि दूसरी नीड पूरी करनी, फिर वो मोटिवेटेड होगा तीसरी नीड पूरी करनी। तो इन्होंने इस तरीके से आपको एक नीड का स्ट्रक्चर दे दिया कि ये नीड आप पहले कर लो, फिर दूसरी पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, एंड फाइनली एक ऐसी नीड है जिसके बाद आप पूरी तरीके से क्या हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो एज पर हिम। तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल। जैसे इंडिविजुअल एग्जाम्पल अगर आप लो, तो पहले तो मैं सोचूंगी मैं इसको समझा दूं आपको, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। तो पहला है कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड को 5 टाइप की बताई है, कि जो एक ह्यूमन है उसकी जो नीड है, जरूरत है, वो क्या है, 5 तरीके की है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स रोटी कपड़ा मकान, जो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है, जो आपको अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना होगा, उन्हें पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये सारी जो भी नीड है आपकी, रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक नीड है, ये आपकी क्या है, बेसिक नीड है, मीन साइकिल बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है। पहले आपको ये सेटिस्फाइड करना है। जिसकी यही नीड नहीं पूरी होंगी वो इसके ऊपर वाले में जा ही नहीं सकता। जिसके पास खाने का ही ठिकान नहीं है तो वो आगे कहाँ जा पाएगा, पहले ये आपको पूरा करना। तो दीज नीड फ्रॉम द बेस ऑफ hierarchy have the highest strength in term of motivation. Salary and other monetary incentives are basic physiological need in the context of organization need. मीन जैसे कि एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की अगर हम देखें तो बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए कि उसके आप जो सैलरी दे रहे हो उससे कम से कम उसका घर हो, रेंट पे हो, चाहे जैसे हो, रह रहा हो, छत हो, कपड़ा हो, ठीक है, पहनने के लिए, खाने की पूरी सुविधा हो आराम से, ये सारी चीज उसको हो। ये है बेसिक, ये फाउंडेशन है ये। और ये ना बहुत ही हाईएस्ट स्ट्रेंथ देता है मोटिवेशन की। मतलब इंसान जो है ना इस लेवल में भागता ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें घर में है, खाना है, कपड़े हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट जब तक ये नहीं होता ना तब तक इंसान बहुत हाथ पैर मारता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है, मतलब मोटिवेशन सबसे ज्यादा इस लेवल पे इंसान के अंदर होता है कि यार ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक चीजें होनी ही होनी चाहिए। जब एक इंसान बेसिक नीड को पूरी कर लेता है, मतलब उसके पास ये सारी चीजें हैं, 3 चीजें मान लो ये बेसिक नीड में है, अब उसको चाहिए सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड कब आती है, जब आपकी ये नीड पूरी हो जाए। यही नीड पूरी नहीं होगी तो आप सेफ्टी के टुवर्ड भाग ही नहीं सकते। So after satisfying the basic physiological need, एक individual thinks about safety from the future uncertainty and other threat. अब उसको सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी, एक मान लो एम्प्लॉय है, उसको जॉब की सेफ्टी चाहिए कि मेरी कल को जॉब ना चली जाए, जिसकी वजह से मेरे पास ये 3 चीज हैं जो बेसिक है, ठीक है, उसकी मेरे पास सेफ्टी होनी चाहिए। और फ्यूचर में भी कोई अनसर्टेनिटीज है तो उसके लिए मुझे सेफ्टी चाहिए। इसीलिए देखो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है, ताकि एक एम्प्लॉय को ये भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि फ्यूचर जो है उसका कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। तो ये मोटिवेशन की तरह आपके एक्ट करते हैं। सो इंक्लूड मोटिवेटर लाइक बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन उनको ऐसे सिक्योरिटी नीड्स के चीजें देती है कि हमारा पेंशन प्लान ये है, हमारी इंश्योरेंस आपके लिए पॉलिसी प्रिपेयर की जाएगी, जॉब की सिक्योरिटी है। तो एक एम्प्लॉय को आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस नीड, ये सेफ्टी नीड का क्राइटेरिया चाहिए होता है कि भाई जो अभी उसने बना लिया एटलीस्ट वो तो सेफ रहे ना, फिर वो जीरो पे क्यों आएगा। तो फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है कि आपको मतलब सिक्योरिटी दी जा रही है डेथ से, इंजरी से, जिससे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो अपना लाइफ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, जहां काम कर रहे हो वहां पे जॉब की सिक्योरिटी, अच्छी वर्किंग कंडीशन की सिक्योरिटी। ये एक बार आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो गई, मान लो ये आप हो, आपने दोनों नीड पूरी कर ली। नेक्स्ट जो आपके अंदर नीड आती है वो आती है सोशल एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। मतलब आपको लोग जाने पहचाने, जहां रह रहे हो वहां की सोसाइटी आपको जाने, आप इंपॉर्टेंट हो, आपके रिलेशन हो, आपकी फ्रेंडशिप, आपका सर्कल हो, ये एक नीड आती है। उसके बाद बेसिक पूरी कर ली, सेफ्टी हो, सिक्योर्ड हो। अब क्या है, आप चाहते हो कि लोग जो सोशल मेरी इंपॉर्टेंस है, लोग हो, फ्रेंडशिप हो, अटेंशन मिले मुझे, सोसाइटी में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, बिलोंग करूं मैं किसी जगह पे, वो एक नीड आती है। उसके बाद एक इंडिविजुअल उसके पीछे भागता है कि मुझे अब ये वाली चीजें चाहिए। जब ये चीज मिल जाती है तो आता है उसका स्टीम नीड। स्टीम नीड मीन आफ्टर सोशल नीड सेटिस्फेक्शन स्टीम नीड इज इंपॉर्टेंट एज पर मैस्लो थ्योरी। मैस्लो कहते हैं सोशल नीड के बाद एक एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन चाहिए स्टीम नीड्स का। मीन्स वो चाहते हैं कि उन्हें लोग रिस्पेक्ट करें। अभी तक क्या था, उन्हें फ्रेंडशिप चाहिए थी, लव चाहिए था, अभी उनको क्या चाहिए कि उनको एक सम्मान मिले, रिस्पेक्ट की नजर से लोग देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। उनका एक कहते हैं हमारा एक मुकाम है हमारी सोसाइटी में,
सर्कल में हमारी दोस्ती नहीं है, लोग हमें इज्जत से देखते हैं, हमारा एक स्टेटस है, फिर वो उस चीज के पीछे भागते हैं। एक एम्प्लॉय है जैसे, वो चाहता है कि मेरा क्या हो, प्रमोशन हो, मैं हायर लेवल पे आ जाऊं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है, बट एक रिस्पेक्ट का दायरा हो, मेरा एक लेवल, वहां से लोग मुझे रिस्पेक्ट से देखे, मुझे पहचाने, वो एक नीड आती है। और जब ये नीड पूरी कर लेता है वो, तो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दीज इंक्लूड द नीड ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम। ये है कि फाइनली एक इंसान चाहता है कि वो जो बनना चाहता है वो चीज बन जाए, वो गोल अचीव कर ले। मीन्स ये इंस्पायर करती है नीड, वो मोटिवेट करती है पर्सन को कि डेवलप करे अपने आप को टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। मीन मैक्सिमम मेरा जो भी पोटेंशियल है कि मैं ये चीज अचीव कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर है, ये मेरा मैक्सिमम लेवल है। जब मैं उस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाऊंगी तो मैं कहूंगी मेरा जो सेल्फ है वो मैंने एक्चुअल में क्या कर लिया है, यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, वो मेरी नीड पूरी हो गई, इससे ज्यादा मुझे नहीं हो पाएगा, मेरा लेवल ही नहीं है। तो ये टॉप नीड है कि आप जो भी चाहते थे अचीव करना, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल था जिसके थ्रू आप वो अचीव कर सकते थे, आपने अचीव कर लिया। नाउ यू आर फुली सेटिस्फाइड, यू आर फुलफिलमेंट, यू आर सेल्फ फुल फुलफिल्ड, ग्रोथ है, अचीवमेंट है गोल्स की, ये सब। मतलब कि जैसे आप चाहते हैं मेरी चैलेंजिंग जॉब्स हो, उसमें चैलेंज मैं पूरी पर देकर परफॉर्म कर लूँ, अपना बेस्ट दे लूँ, तो ये हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने अपने जो सेल्फ का पूरा एक्चुअल में यूटिलाइजेशन है वो कर लिया। तो ये थी मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। और हमने यहाँ एग्जाम्पल में मैंने कहा था, जैसे मान लो एक पर्सन है, तो पहले वो नीड क्या सेटिस्फाई करेगा, हंगर की, कि उसके पास खाना हो। फिर जैसे हंगर आ गया तो वो सोचेगा कि जिस खाने से जो मैं खरीद पा रहा हूँ, पैसे है, इनकम है, वो अब स्टेबल हो जाए, जैसे सेफ्टी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए। फिर उसको फ्रेंडशिप चाहिए, कि सोशल नीड है, बिलोंग करूं। जब बिलोंग कर गया तो उसको स्टेटस भी चाहिए, कि अब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे एक रिस्पेक्ट डिग्निटी मिले। फिर है सेल्फ फुलफिलमेंट, कि जो वो एक्चुअल में बन सकता है, जो उसका पोटेंशियल है, वो पूरा अपना पोटेंशियल को अचीव कर ले, कोई रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि कर सकता तो नहीं कर पाया, वो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल देखो तो बेसिक सैलरी मिले। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय का होता है कि पहले तो भाई आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बेसिक पे है वो अचीव कर ले। फिर उसको लगता है मुझे सेफ्टी चाहिए, तो मुझे पेंशन प्लान चाहिए। फिर उसको लगता है मेरे कलीग के साथ बढ़िया रिलेशन हो, जो कि थी आपकी सोशल। फिर चाहिए उसको जॉब टाइटल, मीन रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ स्टीम। फिर उसको चाहिए कि जो भी गोल्स हैं उसको मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लूँ, मतलब जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। नाउ लेट्स टेक अ क्विज है, जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, विच इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ नीड? मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ नीड, बेसिक लेवल क्या है? सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल या स्टीम? सो ऑफ कोर्स इट इज फिजियोलॉजिकल नीड. Next is, which of the following is example of safety need according to Maslow? Food and water, job security, recognition, creativity. Of course, job security. In Maslow hierarchy, which need are the top of the pyramid? Pyramid के top में कौन सी need है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल नीड इन मैस्लो हायरार्की इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल नीड, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग, पर्सनल ग्रोथ, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, शेल्टर। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग, पर्सनल ग्रोथ नहीं है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर नहीं है, ना शेल्टर है। स्टीम नीड में क्या सी नीड आएंगी? स्टीम नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस चीज से आपने स्टीम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो? जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से, उससे तो सेफ्टी नीड करते हैं। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से। रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, अकम्पलिशमेंट। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट चाहिए आपको, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए और अकम्पलिशमेंट चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड? एक पर्सन की लोअर नीड सेटिस्फाइड होगी, अब क्या होगा? वो हायर लेवल नीड पे जाना चाहेगा, वो मोटिवेशन उसका खत्म हो जाएगा, उसका लॉस खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट खो देगा वो, या फिर उसकी जो रिग्रेस करेगा, मतलब फिर से वो लोअर लेवल नीड पे ही जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो एक बार लोअर लेवल नीड पूरी हुई तो हायर लेवल पे जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड वुड एन एम्प्लॉय फोकस ऑन इफ ऑल नीड्स आर सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की? मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर उसकी सारी नीड पूरी हो गई, ठीक है, अदर नीड, तो वो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल नीड फोकस करेगा जब सारी नीड पूरी हो जाती है। मीन्स अगर उसकी मान लो फिजियोलॉजिकल हो गई, सोशल हो गई, स्टीम हो गई, ठीक है, जो सेफ्टी हो गई वो हो गई, तो अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के टुवर्ड जाएगा, बिकॉज वो उसकी क्या होगी? लास्ट नीड होगी, ठीक है। तो आंसर देखो, फिजियोलॉजिकल, जॉब सिक्योरिटी, ये था आपका 2 का बी, जॉब सिक्योरिटी। 3 का डी होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 4 का ए है फ्रेंड्स एंड बिलोंगिंग।
5 का है आपका सी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड अकम्पलिशमेंट। 6 का है द पर्सन सीक हायर लेवल, एंड लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। टॉपिक दैट इज हर्सबर्ग मोटिवेशन की एक थ्योरी, दैट इज टू फैक्टर थ्योरी। इससे पहले मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। सो हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है? यहाँ पे टू फैक्टर है, मतलब कि इन्होंने जो भी थ्योरी दी है मोटिवेशन की वो दो फैक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इस थ्योरी को हम मोटिवेशन की है तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। और वो दो फैक्टर भी इन्हीं से बने, दैट इज मोटिवेटर एंड हाइजीन फैक्टर। सो ये जो दो फैक्टर हैं इनसे ही इसका एक और नाम आता है, दैट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये सजेस्ट करता है कि दो सेट ऑफ फैक्टर है जो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जॉब सेटिस्फैक्शन से ही आपने देखा है कि अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड हो तो आप मोटिवेटेड हो, राइट? सो आपके ये दो फैक्टर आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को और आपके मोटिवेशन को अल्टीमेटली क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके वर्क प्लेस पे। और वो फैक्टर याद रखना, पहला है मोटिवेटर, दूसरा है हाइजीन फैक्टर। मे बी एमसीक्यू में आ सकता है ये दो फैक्टर क्या है इस थ्योरी के, राइट? नेक्स्ट आता है कि वो दो फैक्टर्स की वजह से कैसे मोटिवेशन हो सकता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मोटिवेटर्स को। मोटिवेटर्स को आप सेटिस्फायर्स भी कहते हैं। सेटिस्फायर मीन जो आपको सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है? दीज फैक्टर लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, मीन इन फैक्टर्स की वजह से आपको अपनी जॉब से क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आपको पता है जब आप सेटिस्फाइड होते हो अपने काम से, देन ही यू आर हैप्पी, और हैप्पी हो तभी मोटिवेशन और इंथुजियाज्म के साथ काम करोगे। अगर आप अपने काम में सेटिस्फाइड नहीं हो अपने वर्क प्लेस पे तो आप डिमोटिवेटेड ही रहोगे, आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का। तो मोटिवेटर वो फैक्टर होते हैं जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप बेटर परफॉर्म करो, राइट? ये किससे रिलेटेड है? आपके वर्क से ही रिलेटेड है, ठीक है? आपके काम से रिलेटेड है और कैसे आप फील करते हैं उस चीज के बारे में उससे रिलेटेड है। मीन्स इसमें आएगा सबसे पहले फैक्टर्स अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब कि ये ऐसा फैक्टर है जो आपकी वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। मीन्स अगर आप एम्प्लॉयज के जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करोगे, उनको टारगेट दोगे, गोल दोगे जो वो अचीव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? खुश फील करेंगे, खुश रहेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है? जब वो अचीव कर लेंगे, जब वो अचीव करना चाहते हैं। तो अचीवमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। अगर वो गोल्स टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है तो ऑफकोर्स वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपने काम से। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन, कि उसको आप रिकॉग्नाइज करो, ठीक है? उसको आप मान लो 10 लोग हैं, 10 में वो बेटर कर रहा है तो आपको उसके लिए जैसे क्लैपिंग करवा दी या उसको मतलब अवार्ड दे दिया बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, ऐसे कुछ भी। तो उसको एक मतलब पहचान मिले उस पूरे क्राउड में, तो ये भी एक उसको जॉब सेटिस्फेक्शन देगा और मोटिवेट करेगा। वर्क इटसेल्फ जो भी काम है वो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को मजा आए उसको करने में, थोड़ा एंगेजिंग हो, चैलेंजिंग हो, जिसमें वो बोर ना हो। तो ये भी उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन देगा ये फैक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट कर रहे हो, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, तो उनको मोटिवेशन रहेगा कि तो आप उनको इतना काबिल समझते हो कि दैट यू आर ट्रस्टिंग देम, ठीक है? उससे भी उनको क्या आएगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने काम में एंड वो मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट वो अपॉर्चुनिटी होती है जो आप उनको दे रहे हो उनके करियर ग्रोथ में, के प्रमोशन में, जिससे उनको पता है कि हम अच्छा करेंगे हमारा करियर ग्रोथ होगा, हमें प्रमोशन मिलेगा। सो इससे क्या होगा? उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट? सो एडवांसमेंट मीन्स अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ मिलेगी तो उससे भी आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन वो हाई होगा। सो ये थे आपके मोटिवेटर्स। नेक्स्ट जो इन्होंने फैक्टर्स दिए वो है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मीन्स डिससेटिस्फायर। मोटिवेटर्स फैक्टर वो होते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, जिसके वजह से आपकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है एंड यू फील मोटिवेटेड। बट हाइजीन फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर होते हैं जो मोटिवेशन तो नहीं देते, लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं हुए तो आप डिससेटिस्फाइड होगे, और अगर आप डिससेटिस्फाइड हो अपने काम से या जॉब से, देन ऑफकोर्स आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो ये रिलेटेड होते हैं आपके वर्क इन्वायरमेंट से, ना कि वर्क से। वो किससे रिलेटेड थे? आपके वर्क से, आपके काम से, जिसमें अचीवमेंट थी। आपको अचीवमेंट मिलना चाहिए अगर आपने अच्छा काम किया, ठीक है? आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए अगर आपने अच्छा काम किया, लाइक दैट। बट ये किससे रिलेटेड? आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। जैसे कि कंपनी पॉलिसीज, कंपनी की जो पॉलिसीज है वो क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, राइट? अगर लोगों को किसी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके लिए आपकी पॉलिसी चेंज हो जा रही है, ठीक है? आप बायस हैं,
ठीक है, जहाँ पे आपके खुद के लोग हैं वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम इनको लिबर्टी दे रहे हैं, ठीक है, हमारी चलो ठीक है जाने दो, बट जो नहीं है उनको आप उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं। सो ऑफकोर्स लोगों को लगेगा कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है, क्लियर नहीं है, फेयर नहीं है और कंसिस्टेंट नहीं है, बदल रही है बार बार लोगों के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, लोग डिससेटिस्फाइड होंगे और डिससेटिस्फाइड होंगे तो ऑफकोर्स दे विल लैक मोटिवेशन। सुपरविजन अगर अच्छा नहीं है, लीडरशिप अच्छी नहीं है, तो लोग डिससेटिस्फाइड होंगे ही होंगे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। सैलरी अच्छी नहीं है उनको, आप जो भी पे दे रहे हैं, ठीक है, उससे वो डिससेटिस्फेक्शन होगा। अगर आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हो तो क्या होगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, सुपरविजन अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, तो वो डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करेगा। कंपनी की पॉलिसी सही रहेंगी, क्लियर रहेगी, फेयर रहेंगी, तो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फेक्शन आप बढ़ा रहे हो, और सेटिस्फेक्शन आ रहा है मीन डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस करके सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड और खुश रहेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन है अगर आपके कलीग्स के साथ या सुपरवाइजर्स के साथ, ठीक है, आपस का जो रिलेशन है वहाँ के लोगों का वो अच्छा है, तो ऑफकोर्स दे विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड। वर्किंग कंडीशन कैसी है, सेफ है, कंफर्टेबल है, सपोर्टिव वर्क कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो इससे भी डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करी जाए तो अगर आप अपने जो भी लोग हैं उनको जॉब स्टेबिलिटी का एश्योर कर रहे हो कि ठीक है वो उनकी जॉब जो है वो नहीं जाएगी, दे आर ऑन सेफ साइड, अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं, सो उनके अंदर जो फियर एंग्जाइटी है वो रिड्यूस होगी। वो जो डिससेटिस्फेक्शन कॉज कर सकती थी कि इनसिक्योरिटी है जॉब खुल के, सो वो भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। सो इन फैक्टर्स की हेल्प से हमने देखा कि मोटिवेटर वो फैक्टर होते हैं जो आपके काम से रिलेटेड और आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, बट अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होंगी, सो आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन अराइज होगी। ठीक है, सो ये हमने देखा आपके टॉपिक को लेके। नाउ हम क्विज टेस्ट लेंगे और चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे कितना समझ में आया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटर। हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग मोटिवेटर क्या है, सैलरी है, अचीवमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, कंपनी पॉलिसी। मोटिवेटर बेसिकली डीमोटिव मतलब मोटिवेटर अगर आपको पता लगाना है इसमें कौन सा है, तो आप ये देखो कि कौन सा आपके मोटिवेटर में है। ठीक है, सैलरी, अचीवमेंट, वर्किंग कंडीशन या कंपनी पॉलिसी, कौन सी चीज आपको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। तो सैलरी, अचीवमेंट, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका। ठीक है, बाकी जो सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, ये हमने अभी देखा, ये आपका हाइजीन फैक्टर में आएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइजीन फैक्टर इन हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते, बट वो आपका डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, प्रिवेंट करते हैं आपका जॉब डिससेटिस्फेक्शन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर कौन सा नहीं है, जो नहीं होगा वो मतलब कौन सा फैक्टर होगा, वो मोटिवेटर होगा इनमें से। सो आप चेक कर लो कौन सा मोटिवेटर है। जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर कौन सा नहीं है, अभी हमने देखा था कि जॉब सिक्योरिटी जो अगर आप दोगे सो वो का डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगा। कंपनी की पॉलिसी चेक किया था हमने। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो हमने देखा था मोटिवेटर का है, आप उनको रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन एब्सेंस ऑफ विच फैक्टर से अराइज होता है। किस फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो नहीं होगा तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा। ये हर्सबर्ग के टू फैक्टर में कौन सा फैक्टर की डेफिनेशन है, मोटिवेटर, हाइजीन फैक्टर, लीडरशिप, परफॉर्मेंस। आपको पता है ये हाइजीन फैक्टर है, ये नहीं होगा तो डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटेड टू वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा फैक्टर है, अभी हमने पढ़ा था जो वर्क से रिलेटेड होता है वो होता है आपका मोटिवेटर्स, और जो वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं होता है वो होता है आपका हाइजीन फैक्टर। यहाँ पे बेसिकली आपको हाइजीन फैक्टर जो है वो बताना है कौन सा होगा। तो रिकॉग्नाइजेशन, सैलरी, पर्सनल ग्रोथ या अचीवमेंट। तो मोटिवेटर्स में बात करी जाए तो आपका अचीवमेंट होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा, पर्सनल ग्रोथ होगी। सो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका वो होगा सैलरी। तो इन हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी व्हाट डू मोटिवेटर जनरली लीड्स टू। मोटिवेटर से क्या होता है, मोटिवेटर्स आपको पता है जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन देते हैं। अकॉर्डिंगली लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, किससे जॉब सेटिस्फेक्शन आपको होगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी से, क्लियर कंपनी पॉलिसी से, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट से या जॉब सिक्योरिटी से। तो ये होगा आपका अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट से। ठीक है, सो ये है आपके आंसर्स जो हमने अभी तक डिस्कस किया। चेक कर लेंगे आप आपका जो भी स्कोर बना हो आउट ऑफ 7, राइट।
Now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is motivation techniques. मोटिवेशन की टेक्निक्स को समझेंगे कि क्या होती हैं जो मोटिवेट करेंगे आपको. सो मोटिवेशन टेक्निक बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको इंस्पायर करता है, इंकरेज करता है और एनर्जाइज करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करें. ठीक है, मोटिवेशन टेक्निक है मीन स्ट्रैटेजी है जो बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अच्छा वर्क करो, इंकरेज कर रहा है और आपको एनर्जेटिक कर रहा है. कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है? पहली तो है गोल सेटिंग, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर अचीवेबल गोल सेट करो. क्लियर गोल होंगे, पता होगा किसको क्या करना है, तो वो उसी तरीके से करेगा, अचीव कर लेगा. सो दे विल बी मोटिवेटेड. ऐसे गोल सेट करो जो आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. अगर आप उसको अचीवेबल गोल नहीं दोगे, ऐसे दोगे जो अनरियलिस्टिक है, भी उसको अचीव कर ही नहीं सकता, इससे क्या होगा, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा और वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा. और डिससेटिस्फाइड मीन्स वो डिमोटिवेटेड होगा. तो गोल सेटिंग है आपका कि आप क्लियर अचीवेबल गोल सेट करो जो आपको डायरेक्शन दे और एक सेंस ऑफ पर्पस दे. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोल्स में पार्ट में डिवाइड कर दो. ऐसे टास्क हैं जो बहुत बड़े हैं, उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, जिससे लोग जब उसको अचीव करेंगे सो दे विल फील ओवरवेलमिंग. नेक्स्ट है, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हो. मीन जो भी इंडिविजुअल है उनको उनके एफर्ट्स के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए आप रिवॉर्ड करो. उनको आप बोनस दे सकते हो, प्रेस कर सकते हो. ठीक है, जिस भी तरीके से आप उनको रीइंफोर्स कर सकते हो वो करो, जिससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा. अगर आप उनको बोनस दे रहे हो, ठीक है, जैसे दिवाली का बोनस देते हैं तो लोग क्या करते हैं, दिवाली के बोनस के लिए और अच्छा वर्क करते हैं ताकि हमें अच्छा बोनस मिले. तो वो पॉजिटिव बिहेवियर उनका होगा और वो मोटिवेशन उनको देगा. नेक्स्ट इज इंट्रेंसिक मोटिवेशन. इंट्रेंसिक मतलब अंदर से जो मोटिवेशन आती है, कि आप लोगों को इनकरेज करें कि वो पर्सनल मीनिंग फाइंड करें. मीन्स जो वो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उनका खुद में उस चीज से क्या बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, वो उसको फाइंड आउट करें और उसकी वजह से वर्क करें. ठीक है, अगर उनको जैसे लग रहा है कि वो ये काम करे तो दे आर फीलिंग सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या दे आर एंजॉइंग दैट टास्क. ठीक है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे नहीं, मतलब कि आप पैसा दे रहे हो ज्यादा इसलिए वो कर रहे हैं, नहीं, उनको खुद ही अपने काम में बहुत मजा आ रहा है, उनके लिए वो एक अंदर से मोटिवेशन आए. इस तरीके से आपको उनको क्या करना है, इनकरेज करना है. एम्पावरमेंट मीन्स आप उनको एम्पावरमेंट दो, मीन्स उनको फ्रीडम दो कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, उनको ओनरशिप. तो इससे क्या होगा, दे विल फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इतने काबिल समझा जा रहा है कि हमें इतनी पावर दी जा रही है कि हम खुद डिसीजन ले सकते हैं. जिससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको लगेगा उन्हें ट्रस्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब जो भी आपके इंप्लॉयज कर रहे हैं उनको उसका फीडबैक दो कि कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ रही है, कहाँ पे उनकी वीकनेस रही है, कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं. और इस तरीके से आपको वो फीडबैक देना जिससे वो डिस्करेज मत हो. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उनको चिल्ला रहे हो, नहीं, उनको अच्छे से समझाओ. इससे क्या होगा, दे विल फील मोटिवेटेड कि यस हम कर सकते हैं, हो जाएगा, हम सही से कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उससे भी वो मोटिवेटेड रहेंगे. जॉब एनरिचमेंट, जो भी जॉब है आपकी, जो भी टास्क दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत उसमें नयापन लाओ, चैलेंजिंग बनाओ. एक ही काम को बार बार इंसान करता रहता है, घिसता रहता है, तो वो ऑफ कोर्स बोरनेस की वजह से ही डीमोटिवेटेड हो जाता है. तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको जॉब को थोड़ा सा चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना चाहिए. रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन वही है, अगर उनका अच्छा काम है तो आप उनको एक्नॉलेज करें, उनको अलग अलग वे से उनको मोटिवेट करें, रिवॉर्ड करें, उनको अप्रिशिएट करें. ठीक है, जैसे आपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बैच दे दिया, उसके साथ उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे दिए फैमिली के लिए, उनके लिए, दे विल फील अप्रिशिएटेड. सो इस तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं. और एक सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो. ऐसा इन्वायरमेंट हो आपके जॉब का जहाँ पे लोग स्ट्रेस फ्री वर्क कर पाए, कोई उन पे दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है कि आपको टास्क कंप्लीट करना है, इतना पेमेंट लाना ही लाना है, वो नहीं होना चाहिए. तो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे भी होगा, लोग खुश रहेंगे एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू फील कंफर्टेबल एंड मोटिवेटेड. तो ये थे आपके मोटिवेशन टेक्निक्स. नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल टास्क टू गाइड इंडिविजुअल. कौन सी मोटिवेशन टेक्निक के अंदर आप क्लियर गोल और टास्क सेट करते हो ताकि इंडिविजुअल्स को गाइड कर पाओ. सो इट इज गोल सेटिंग बेसिकली, राइट. नेक्स्ट है, विच टेक्निक फोकस ऑन encouraging पीपल टू फाइंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट इन देयर टास्क. कौन सी टेक्निक जो है वो ये फोकस करती है कि वो लोगों को इनकरेज करे कि वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट फाइंड कर पाए अपने टास्क में. ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब पर्सनल सेटिस्फाइड भी रहे और फुलफिलमेंट हो, मतलब वो अंदर से मोटिवेटेड हो. तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा. व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. फीडबैक अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है. एम्प्लॉय को सेंस ऑफ ऑटोनॉमी देता है. इट रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल फॉर देयर एफर्ट. इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं और स्ट्रेंथ क्या है वो उनको समझने में हेल्प करता है. एम्पावरमेंट एज अ मोटिवेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स मेनली, क्या इन्वॉल्व करता है एम्पावरमेंट एज अ मोटिवेशन टेक्निक.
कि आप अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को ये अपने गोल सेट करें। ऑफ कोर्स गिविंग इंडिविजुअल द फ्रीडम टू मेक डिसीजन ओनरशिप ऑफ देयर टास्क। यस, डिसीजन की फ्रीडम दे रहे हो, ओनरशिप की दे रहे हो, इसका मतलब वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते, चाहे वो अपना गोल सेट करे, चाहे वो अपने काम करने के तरीके को सेट करे। सो ये ही ऑप्शन बेटर है आपका, डेट इज बी ऑप्शन, डेट इज गिविंग इंडिविजुअल द फ्रीडम टू मेक डिसीजन एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर टास्क। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं, एडिंग वैरायटी टू टास्क टू प्रिवेंट बोर्डम, तो वो जॉब इनरिचमेंट का हो जाएगा, ना कि ये। Which technique can prevent monotony and keep individual engaged by adding more responsibility to their role? Of course, this is job enrichment. Right. Next is acknowledging and valuing someone hard work and accomplishment is an example of which motivation technique. आप किसी के hard work को, accomplishment को क्या कर रहे हो? Acknowledge कर रहे हो, value दे रहे हो. तो this is recognition and appreciation. Creating a positive work environment as a motivation technique is important because it, अगर आप positive environment create करते हो, तो क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज कंफर्टेबल, वैल्यूड, मोटिवेटेड फील करें। फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, हेल्प इंडिविजुअल टू टेक ऑन मोर चैलेंजिंग टास्क, फोकस ऑन सेटिंग गोल एंड डेडलाइन। ऑफकोर्स ये यही करता है कि इंडिविजुअल को इंश्योर करे कि ये फील कंफर्टेबल, वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये वाला होगा। तो ये हैं आपके सारे आंसर्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। Right, guys? Okay, so now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is leadership meaning, features and importance. Right, so start करते हैं leadership से। Very easy, leadership क्या होती है? Leadership means to lead, means लोगों को lead करना, लोगों को guide करना। ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम गाइड करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, इवन इंस्पायर करना पड़ेगा कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। लाइक आपको डायरेक्शन देना होगा कहीं कि जैसे वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बताना होगा कि आपको इस डायरेक्शन में वर्क करना है, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे। टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है, उन्हें इंस्पायर करना है दैट दे कैन डू दैट। ठीक है, तो एक लीडर उस तरीके से लोगों को गाइड करके उनके गोल्स तक पहुंचाता है, उनको हेल्प करता है कि वो अपने गोल्स तक पहुंच पाए। तो लीडर अपनी स्किल्स को, विजन को और अथॉरिटी जो पावर है लोगों को मोटिवेट करने की, उनको गाइड करने की, उसको यूज करता है ताकि वो लोगों को इफेक्टिवली गाइड कर पाए और उन लोग को गोल्स तक लेके जाए। तो ये है लीडरशिप बेसिकली क्या है। की फीचर्स क्या है कि लीडरशिप में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं लीडरशिप के। पहला तो यह है विजन होना चाहिए। मीन जो लीडर है उसको पूरा गोल का क्लियर विजन होगा कि उसको क्या अचीव करना है और किस तरीके से अचीव करना है, उसको क्लियर होगा, तभी वो लोगों को भी क्या कर पाएगा, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा कि हमें इस तरीके से जाना है और इस तरीके से अपनी चीज़ को अचीव करना है। ठीक है, यही रास्ता जो है वो हमें हेल्प करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो उसको एक विजन होना चाहिए कि कहाँ तक वो चीज़ों को देख पा रहा है और कहाँ तक उसे वर्क करना है। इन्फ्लुएंस मीन्स बेसिकली ऑफकोर्स आपको अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। लाइक लोग आपकी बात क्यों माने, वाई यू आर लीडर? ऑफ कोर्स यू आर लीडर बिकॉज यू हैव क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस देम। उनके एटीट्यूड को, उनके बिलीव्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मान लो कोई इंप्लॉय वो कह रहा है नहीं इस तरीके से काम नहीं, जैसे कोई चेंज आया, वो कह रहा नहीं हम ऑनलाइन वर्क नहीं करेंगे, बट एज अ लीडर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको उसकी क्वालिटीज बताओ, उसको इन्फ्लुएंस करो कि वो उस चीज को क्यों ऑप्ट करे। राइट, सो इन्फ्लुएंस करते हैं हम लीडरशिप में। कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स होती है कि इफेक्टिव लीडर के अंदर अच्छी स्किल होनी चाहिए जिससे वो अच्छे से बात कर पाए, लोगों को बात समझा पाए, सुन पाए, और जहां उसको लग रहा है जिस तरीके के ऑडियंस को जिस तरीके से टैकल करना है, जिस तरीके से बातचीत करके उसको इन्फ्लुएंस करना है, वो उसके अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल, वो होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग करते हैं हम लीडरशिप में। लीडरशिप में लीडर जो है वो डिसीजन लेता है, कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेता है। मीन्स ऐसा भी नहीं कि वो डगमगा रहा है अपने डिसीजन में, तो वो लोगों को भी लग रहा है कि पता नहीं इनकी आपको ये डुबा ही ना दे। तो उसको पता है किस तरीके से कहाँ पे वर्क करना है, कैसे रिस्क को रिवॉर्ड को बैलेंस करना है, वो पता हो। एम्पैथी होनी चाहिए। मीन्स ऑफकोर्स लोगों की पर्सपेक्टिव को, वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाट दे आर फीलिंग, और उनको ऐसा नहीं कि एज अ लीडर वो अपनी चला रहा है, लोगों को भी समझे, उसके पर्सपेक्टिव को समझे, देन उनके साथ अपना एक ट्रस्ट बॉन्ड बनाए और फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स को ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। वही सारे एक्शन ले रहा है, वही डिसीजन ले रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो उसके टीम के चीज़ों को गाइड कर रहा है, सो उसकी टीम वही कर रही है जो वो बता रहा है। तो अल्टीमेटली लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ की सक्सेस या जो भी उसका लॉस उसके लिए। अडॉप्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स लीडर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन टू चेंज। कोई अगर लग रहा है कि ये चेंज करनी चाहिए, ये नहीं है जो एम्प्लॉय कर रहा है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, नहीं मेरी चलेगी, नहीं, वो
एडजस्ट कर पाए, जहां लग रहा है स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है वो क्विकली चेंज करे विदाउट एनी डिले। इंटीग्रिटी बेसिकली ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकली बिहेव करना चाहिए, क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करे लोगों का, ठीक है, ऑनेस्टी एथिकल बिहेवियर के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लोग उस पर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, जो उसके लिए ईजी हो जाएगा लोगों की लॉयल्टी और रिस्पेक्ट गेन करने में। डेलीगेशन मीन्स जो इफेक्टिव लीडर होते हैं वो लोगों को या दूसरों को एम्पावर करते हैं, तो उनको टास्क दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, मीन्स अपने काम अपने तक नहीं रखते हैं, बल्कि जो लगता है कि बाकी लोग कर सकते हैं, दे आर कैपेबल इनफ, तो वो उनको उसकी पावर देते हैं। जैसे क्या होता है, लोगों को जिनके साथ टीम में है वो फील करते हैं कि हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है, तो दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट टू द लीडर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी जाए तो लीडर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आए, चीज़ों को एनालाइज करें और हेल्प करें लोगों को चीज़ों को ठीक करने में। इंपॉर्टेंस क्या है, लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, वही है कि आपको गोल के टुवर्ड गाइड करेगा, ठीक है, आपको डायरेक्शन देगा, रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, एफर्ट्स को आपके जोड़ेगा डायरेक्शन और रिसोर्सेज के साथ, जिससे अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, ये तो है ही कि अपनी जो टीम है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, उनको एनर्जेटिक बनाना, जिससे क्या हो वो बैठे मत कि हार के, बट वो मोटिवेटेड रहे कि यस वी कैन अचीव। ट्रस्ट एंड कोहेजन बिल्ड करना, ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो ऑफकोर्स आपकी जो एज अ लीडर आपकी जो टीम में आपके ऊपर होना ही चाहिए, बट टीम में भी होना चाहिए, तभी वो एक साथ काम करेंगे, टीम वर्क हो पाएगा। सो ये भी अच्छी चीज़ है जो हमें लीडरशिप के थ्रू मिलती है। डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करेगी, स्ट्रॉन्ग लीडर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इजिली ले पाएगा, ठीक है, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है और उसको पता है किस तरीके से डिसीजन जो है वो क्विकली और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेना है, जिससे लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलेगा और वो उसको फॉलो करेंगे। इनहेंस एफिशिएंसी, लीडरशिप आपकी एफिशिएंसी को इनहेंस करता है, मीन्स जो भी आपके टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हो वो अचीव हो जाएंगे टाइम टू टाइम ईजिली। और लीडर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, उसके आउटपुट को, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं, गुड लीडर मेंटोर जो है वो अपनी टीम को डेवलप करते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं कि वो अपने करियर में ग्रोथ देखें, उसमें एडवांसमेंट करें, नई नई स्किल्स सीखें, जिससे वो टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनकरेज इनोवेशन एंड ग्रोथ, ऑफकोर्स लीडर जो है वो ये मतलब क्रच करता है कि जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम नए आइडियाज़ के साथ आएँ, नए इनोवेशन करें, जिससे लोग, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो चेंजेस को अडॉप्ट करने। मान लो इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर रही है, तो आप एज अ लीडर वहाँ पे पिच करेंगे कि ये जो चेंज है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, और हमें इसको क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू चेक आपको कितना समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन लीडरशिप, लीडरशिप की डेफिनेशन आपको बेसिकली बतानी कौन सी है। एबिलिटी टू फॉलो ऑर्डर एंड मैनेज टास्क, द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल, ओनली गिविंग डायरेक्शन, द अथॉरिटी टू इन्फोर्स रूल्स एंड पॉलिसी। नहीं, आप थोपेंगे नहीं रूल्स एंड पॉलिसी, नहीं आपको यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करने हैं, आप यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को डायरेक्शन और गाइडेंस, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। Which feature of leadership involve making crucial decision and consider multiple perspective, कौन सा फीचर लीडरशिप का इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, मतलब ऐसा हेडिंग बताने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्वॉल्व करता है और बाकी सारे पर्सपेक्टिव कंसीडर करके। इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी या डेलीगेशन, ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग, आप क्रूशियल डिसीजन लेंगे यहाँ पे। वॉइस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, लीडरशिप में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाउ करता है लीडर को कि वो टास्क डेलीगेट करे विदाउट फीडबैक, कॉस नॉट। इट हेल्प लीडर टू इम्पोज देयर विजन, नो इम्पोज नहीं करना है आपको विजन, आपको अपने विजन को समझाना है, ठीक है, इंस्पायर करना है। इट इनेबल्स क्लियर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कनेक्शंस, या इट अलाउ लीडर टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द टीम, अकेले आपको क्यों काम करना है, टीम के साथ काम करना है। सो ऑफकोर्स इट इनेबल्स कि आप क्लियर इफेक्टिव एक्सचेंज करें अपने आइडियाज का, जिससे लोगों का आपका ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड हो पाए। अगर आपने बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ले जा रहे हैं, अपने आइडियाज को कन्वे कर ले जा रहे हैं, तो लोगों का आप पे ट्रस्ट ऑफकोर्स बनेगा। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी लीडरशिप इंटेल, अकाउंटेबिलिटी की वजह से क्या होगा, ये हमने देखा भी था कि अगर अकाउंटेबल है वो, तो वो जिम्मेदार होगा आउटकम के लिए। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीम आउटकम, नो। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेक्शन, सेटिंग एग्जाम्पल, यस आपने जो भी किया उसके लिए आप अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाओगे और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग द की रीजन वाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। It limits the development of new idea. It ensures everyone work independently. It fosters a sense of direction and purpose for the team. It focus only on individual achievement. Of course, it fosters a sense of direction and purpose for team. Which leadership feature involve understanding and valuing the perspective of other. लोगों के perspective को आप वैल्यू करें, अंडरस्टैंड करें। Of course, this is empathy, हमने पढ़ा था हेडिंग में।
हाउ डज लीडरशिप कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव कल्चर बनाता है लीडरशिप कैसे? बाय प्रायोरिटाइजिंग कंपटीशन वर्क कोलैबोरेशन, कि लोग आपस में कॉम्पिटिट करें, साथ में काम ना करें, बस कंपटीशन करते रहें. बाय प्रमोटिंग एथिकल वैल्यू इंक्लूसिविटी एंड एंगेजमेंट. बाय डिस्करेजिंग टीम वर्क. बाय अवॉइडिंग इनोवेशन. ऑफ कोर्स यही होगा कि बाय प्रमोटिंग एथिकल वैल्यूज, राइट? So ये हैं आपके सारे आंसर जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं. Guys, in this part we are going to discuss this topic, that is qualities of good leader. लीडरशिप से रिलेटेड हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. ये लास्ट है इसका टॉपिक कि एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं. बहुत ईजी है. एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम देखते हैं. पहला है विजनरी. विजनरी होना चाहिए, मतलब वो दूर का सोच पाए कि क्या हमें करना है, कहाँ तक हम जाना चाहते हैं. तो क्लियर विजन होना चाहिए उसका, क्योंकि अगर उसका विजन क्लियर होगा ना तभी वो लोगों को डायरेक्शन भी क्लियर दे पाएगा. अगर उसको ही नहीं पता है कि वो कि जो भी टास्क कर रहा है या जो भी गोल है उसके, वो कहाँ तक के हैं या कहाँ तक वो जाना चाहता है, वो वही उसे नहीं क्लियर होगा तो वो बाकी लोगों को भी डायरेक्ट नहीं कर पाएगा. तो ये सेट करते हैं ऐसे गोल जो एम्बिशियस हों और अचीवेबल भी हो. मतलब ऐसे गोल्स नहीं सेट कर देना जो अनरियलिस्टिक हो, जो आप अचीव ही ना कर पाओ, है ना. अगर अचीव नहीं कर पाओगे तो लोग बार बार कोशिश करेंगे और फिर दे विल गेट टायर्ड, ठीक है, और वो डिमोटिवेटेड होके छोड़ देंगे. तो ऐसा नहीं है, आपको अचीवेबल गोल सेट करना है जो इंस्पायर करे लोगों को कि वो वर्क करे उस चीज को अचीव करने के लिए, और उनको बड़ी पिक्चर आपको दिखानी है, दूर का विजन दिखाना है, शॉर्ट टर्म का नहीं. इंटीग्रिटी मीन्स एक लीडर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए कि उसको पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एथिकल बिहेवियर हो, कंसिस्टेंसी के साथ वो वर्क करे. ऐसे लीडर जो इन सारी चीजों को, इन सारी क्वालिटीज को समअप करते हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है दे आर ऑनेस्ट और वो एथिकल हैं, उनको लोगों को पता है, तो वो ट्रस्ट करते हैं उन्हें और रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है टीम में कि अपने लीडर के लिए हो, तभी वो एक गुड टीम बना पाएंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ ऑफ कोर्स एक गुड लीडर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो क्लियरली बात को समझा भी ले जाए, और सिर्फ समझाने नहीं है, सुने भी लोगों का कि वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं, और इससे क्या होगा, वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएगा. अगर लोग उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी, मान लो कोई भी उनको आपको कुछ भी आइडिया दे रहे हैं, वो नहीं आपसे बातचीत कर पा रहे क्योंकि वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है, और उनको लगता है आपका जो बातचीत करने का स्टाइल है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे आप लैक करोगे. तो एक अच्छा लीडर वही है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल गुड है. एम्पैथी, ऑफ कोर्स आपके अंदर दूसरों की फीलिंग्स को, पर्सपेक्टिव को समझ होनी चाहिए, आपको समझ में आए कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव, उनकी क्या फीलिंग है. जब आप लोगों को समझ पाएंगे तभी आप उनके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, ठीक है. और जब उनको पता होगा कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाओगे. डिसिजनेस, मतलब कि एक गुड लीडर को एक टाइमली और ऐसे डिसीजन लेने हैं जो वो बहुत सोच समझ के लिए, ठीक है. मतलब कभी कभी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लीडर बहुत काम हो और कामली डिसीजंस को ले, इवन बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है तब भी केयरफुली एनालाइज करे चॉइसेस को एंड देन फाइनल चॉइस बनाए. अकाउंटेबिलिटी, ऑफ कोर्स एक लीडर को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है. मतलब उसने डायरेक्शन दिया है तो उसको पता होना चाहिए कि जो भी आउटकम आ रहा है वो उसके डायरेक्शन की वजह से भी है, तो वो उसकी टीम की सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है. अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करे, उसे सीखे और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करे. अडॉप्टेबिलिटी, लीडर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लीडर जो है वो कोई चेंज आया मार्केट में तो क्या नहीं हम रिजिड रहेंगे, हम वो चीज अडॉप्ट नहीं करेंगे. कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो वो स्विच कर जाए, लोगों को भी मना ले जाए, ठीक है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा ले. तो अडॉप्टेबिलिटी भी एक फीचर है. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑफकोर्स अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी लोग भी उसके डिसीजन को फॉलो करेंगे, उसके डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है. इंस्पिरेशन होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों को मोटिवेट करें, लोग जब उसको देखें तो दे गेट इंस्पायर्ड कि हमें भी ऐसा ही बनना है, तो वो होना चाहिए, सिर्फ लोगों का मोरल बूस्ट होगा. डेलीगेशन, गुड लीडर अपने मेंबर्स को ट्रस्ट करता है, उन्हें जो टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंड ओवर करता है. ऐसा नहीं है कि सारी पावर खुद तक रखता है, खुद ही डिसीजन लेता है, नहीं, वो सबको टास्क देता है, सबको हैंड ओवर करता है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी पार्ट, ताकि लोग भी बेटर डिसीजन ले पाए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑफ कोर्स लीडर जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे. आइडेंटिफाई करना ही नहीं है बस, उसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन होंगे, वो भी सोच समझ के फाइंड आउट करे, और ये इंश्योर करे कि सब लोग ट्रैक पे रहें और उसी तरीके से
वर्क करें। रेजिलेंस ऑफ कोर्स उसको काम रहना है, टफ टाइम है देन टू उसे कामली हैंडल करना है, कंपोज रहना है, जो भी चैलेंजेस हैं उनको हेल्प करना है कि वो टीम जो है वो उसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाए, और लोगों को भी ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से गिव अप कर दो, टिके रहना है, अड़े रहना है, ये भी एक क्वालिटी होगी। तो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू चेक कि आपने कितना यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। विच क्वालिटी ऑफ गुड लीडर इन्वॉल्व्स हैविंग अ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन फॉर द टीम। मतलब एक लीडर की कौन सी क्वालिटी है जो ये कहती है कि लीडर के पास एक क्लियर विजन और डायरेक्शन देता है, मतलब एक लीडर जो है वो क्लियर विजन और डायरेक्शन रखता है अपनी टीम के लिए, तो वो है विजनरी। ऑफ कोर्स विजन होना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन लीडरशिप। इंटीग्रिटी की क्या इंपॉर्टेंस है लीडरशिप में? अगर लीडरशिप में ऑनेस्टी, एथिकल, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हैं तो क्या होगा? इट अलाउ लीडर टू कंट्रोल देयर टीम, वो अलाउ करेगा कि वो कंट्रोल करे अपनी टीम को इफेक्टिवली। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करेगा टीम के अंदर। ये अवॉइड करे, ये लीडर जो है वो हेल्प करेगा लीडर को, ये वो जिम्मेदारी को अवॉइड करे, या ये सिर्फ फोकस करेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल अचीवमेंट पे फोकस करो। तो ये हमने देखा अभी तक, इट बिल्ड ट्रस्ट एंड respect within the team. Which quality allow leaders to connect with team member by understanding their feelings and perspective? कौन सा क्वालिटी अलाउ करता है लीडर को कि अपनी टीम से कनेक्ट करे उनकी फीलिंग और पर्सपेक्टिव को समझ के? तो ये था एम्पैथी, आपको याद होगा। अ गुड लीडर हु कैन मेक टाइमली एंड वेल कंसीडर्ड डिसीजन डिमॉन्स्ट्रेट विच क्वालिटी। एक टाइमली और वेल कंसीडर्ड डिसीजननेस, ये हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ अ लीडर अकाउंटेबिलिटी। लीडर अकाउंटेबिलिटी, लीडर जिम्मेदार है, ये क्या शो कर रहा है कि वो ब्लेम करता है लोगों को अपने फेलियर के लिए, वो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करता है, उससे सीखता है, फीडबैक, टीम की फीडबैक को इग्नोर करता है, या डिसीजन बिना किसी कंसल्टेशन के लेता है। ऑफ कोर्स एक अच्छा लीडर जो अकाउंटेबल है वो अपनी मिस्टेक से सीखेगा भी और उसको आइडेंटिफाई भी करेगा। व्हाट डज अडॉप्टेबिलिटी इन लीडर रिफर्स टू। अडॉप्टेबिलिटी इन लीडर क्या है? स्टिकिंग रिजिडली टू प्लान रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए फिर भी आप उसी एक प्लान जो बना लिया उसी पर टिके हुए हो, अड़े हुए हो। एडजस्टिंग स्ट्रैटेजी इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन, मतलब जैसे जैसे कंडीशन बदल रही है वैसे वैसे अपनी स्ट्रैटेजीज आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अवॉइड कर रहे हो न्यू चैलेंज को, या मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो। सो इट इज एडजस्टिंग स्ट्रैटेजीज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग कंडीशन, आप अडॉप्ट कर रहे हो। Which quality is essential for leader to inspire and motivate others? लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए कौन सी क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए? कंट्रोल, इंस्पिरेशन, कंप्लेसेंस या आइसोलेशन? ऑफ कोर्स इट इज योर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हैं आपके सारे आंसर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज कंट्रोलिंग मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। तो कंट्रोलिंग क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम वन बाय वन आपके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इंपॉर्टेंस, और लास्ट में जैसा कि आपको पता है आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल मतलब किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है, उसको जैसा आप चाहते हो वैसा ही बनाना। ठीक है, तो मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट में देखो क्या होता है कि आपने कुछ प्लान्स बनाए, तो प्लान्स में आपने कुछ गोल सेट किए कि चीजें ऐसे ही हमें अचीव करनी है। मान लो आपने जो सेल्स का टारगेट है वो $1000 रखा है, ठीक है, मंथली या फिर जो भी है, ठीक है, तो आपका वो टारगेट था। अब आप चाहते हो कि यही टारगेट जो है वो हम अचीव करें हर मंथ, बट अगर आपने ये देखा कि चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, ठीक है, 1000 का 1000 नहीं हो रहा है, तो फिर आपने ये कैसे पता लगाओ कि 1000 में नहीं हो रहा है? ये आप कैसे पता लगाओगे? ये आप चेक करोगे, मतलब कि टाइम टू टाइम इवेल्युएट करोगे, मॉनिटर करोगे, देखोगे क्या कैसे चल रहा है, इवेल्युएट करोगे और देखोगे क्या एग्जैक्टली 1000 हम अटेन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो हम एक्शन लेंगे जिससे हम चीजों को इम्प्रूव करें और 1000 को अचीव कर पाए। तो जैसे आपको है कि कल का एग्जाम है, मुझे 100 में 85 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, आप ये टारगेट लेके चल रहे हो, तो मान लो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि मैं 100 में इतना स्कोर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो आप बकायदा क्या करोगे? मॉनिटर करते रहोगे, देखते रहोगे क्या हो रहा है, क्या इवेल्युएट करोगे कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उस तरीके की चीजें करना शुरू करोगे जिससे आप वो अचीव कर ले जाओ। ठीक है, तो दिस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो कि मतलब क्या किया, कैसे किया, और रेगुलेट कर रहे हो एक्टिविटीज को, रेगुलेट कर रहे हो। मान लो अगर आपको कमी है तो फिर चीजें ठीक कर रहे हो, जिससे क्या कर रहे हो, अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर ले रहे हो। तो यहाँ पे आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो कि मुझे ये अचीव करना है, फिर देखते हो मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी की है। अगर आपको लगता है स्टैंडर्ड से मैच हो रही एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है,
अगर आपको लग रहा है जो आपने गोल सेट किया था उससे आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही है, तो हम एक्शंस लेंगे ताकि जो भी गैप आ रहा है उसको हम क्या कर पाए, ठीक कर पाए। तो फीचर्स क्या है आपके, पहला है गोल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग हम ऐसे ही नहीं कर रहे, चीजों को हम देख ऐसे ही नहीं रहे, इवेलुएट ऐसे ही नहीं कर रहे, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर ले जाए। तो ऑफ कोर्स ये गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मींस एक बार आपने प्लान बनाया, गोल सेट किया, अचीव कर लिया, ठीक है, कंट्रोल किया, आपने देखा कि हाँ मैच हो गया, मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद वो स्टॉप नहीं होगा। ये ऑन गोइंग एक्टिविटी, हर टास्क में, हर प्रोजेक्ट में आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, चीजें इवेलुएट करनी पड़ेंगी, कमी को ठीक करना पड़ेगा ताकि गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। परवेसिव फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में आप कंट्रोलिंग परफॉर्म करते हो ताकि हर लेवल पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर अचीव हो जाए। स्टैंडर्ड मीटिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड मेजरमेंट, कंट्रोलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि जैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे 100 बॉक्स बनाने, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे क्या 100 बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि 100 बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे 90 बन रहे, तो फिर आप क्या करोगे, मेजर करोगे कि मतलब मेजर क्या, 90 बन रहे हैं, मेजरमेंट आ गया, आप देखोगे कि वो 10 क्यों नहीं बन पा रहे हैं, वो वेरिएशन आइडेंटिफाई करोगे आप। करेक्टिव एक्शन, ऑफकोर्स जब एक बार वेरिएशन पता चल गया आपको कि ये 10 का गैप आ रहा है, तब आप एक्शन लोगे जिससे वो 10 के गैप को कम कर पाओ। मान लो आपको लग रहा है कि 10 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्कर्स सीरियसली नहीं ले रहे हैं स्टैंडर्ड को, तो हम क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड को सीरियसली ले और 100 का टारगेट अचीव कर पाए। फीडबैक मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग में आपको फीडबैक मिलना चाहिए, आपको लेना भी है फीडबैक ताकि आप ये पता कर पाओ कि ऐसा तो स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया जो लोग अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है, या अगर आपको लग रहा है कि 100 का स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई आपने सेट कर दिया, अनअचीवेबल, तो फिर आप उसको ठीक करोगे ताकि फ्यूचर में वो चीजें गलती ना हो। डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है, जिस तरीके की जैसे रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट की, उसी तरीके से आपको अपने कंट्रोलिंग के तरीके को भी क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा, मैथड्स को बदलना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस क्या है, ऑफकोर्स आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, ये इंश्योर करेगा कि सारे डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड को क्या कर पा रहे हैं, मीट कर पा रहे हैं, जो भी गैप है उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप जब चीज़ों को ठीक तरीके से करोगे, स्टैंडर्ड को अचीव करोगे, देखोगे कि मान लो 100 बॉक्स बनाने हैं, तो 100 बॉक्स बनाने में मान लो लेबर जो है वो क्या कर रहा है कि गंदी तरीके से मटेरियल को वेस्ट करके चीज़ें बना रहा है, बस वो टारगेट पूरा करना चाहता है, तो वहां पे वेस्टेज हो रही है। बट कंट्रोलिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो, लगातार देख रहे हो कैसे हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहां मॉनिटरिंग में अगर कोई वेस्टेज आपको लग रही हो रही है, ठीक है, या कोई इनएफिशिएंसी है जिससे कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, ऑफ कोर्स मैनेजर को डेटा मिलेगा कि मतलब जो भी आपने गोल सेट किया उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि जो भी गोल्स वगैरह सेट किए गए ठीक है, उससे परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, तो ठीक है, अदरवाइज आप डिसीजंस लोगे टाइम टू टाइम जिससे आप चीज़ों को बेटर बना पाओ। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा, सारे डिपार्टमेंट, सारे टीम को पता है क्या स्टैंडर्ड है, कैसे अचीव करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सब लोग उसी हिसाब से चीज़ें करेंगे एक साथ, तो कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोई लड़े झगड़ेगा नहीं, सबको स्टैंडर्ड पता है, उसी हिसाब से आपको वर्क करना है। अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड बन गया तो सबको पता है मुझे 100 ही बनाने, तो 100 नहीं बना रहे तो आप जिम्मेदार हो गए फिर, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर 100 नहीं बन रहे हैं, जो सब बना ले रहे हैं, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे अपनी चीज़ को ठीक करना होगा ताकि मैं भी चीज़ें बेटर कर पाऊँ। रिस्क मैनेजमेंट ये वही है कि आपने देखा कि इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज हो रही है, तो आप वहाँ पे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि प्लान में जो डेविएशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्टैंडर्ड से बहुत लैक कर रहे हो आप, तो कैसे वो किस वजह से आ रहा है, अगर कोई रिस्क है, कोई लॉस है, तो आप उसको ओवरकम कर पाओगे। अडोप्टेबिलिटी वही है कि चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने जो भी कंडीशन है, स्टैंडर्ड्स है या परफॉर्मेंस है, उसको आप ठीक कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप कंपटीशन में भी बने रहो। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या है, गोल सेट करना, मॉनिटर इवेलुएट करना, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, हायर एंड ट्रेन एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स टू मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूस, वन टाइम एक्टिविटी, करेक्टिव। कंटिन्यूस है तो वन टाइम एक्टिविटी कैसे होगा, ठीक है, तो ये फीचर नहीं, एक ही बार नहीं होता, हमेशा होता रहता है, तो कंट्रोलिंग है, मतलब कॉन्टिन्यूस है। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो किस चीज के लिए क्या अचीव करना चाहती हैं,
ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहती हैं। व्हाट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये फीचर बताना है जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? गोल सेटिंग, परवेशिव, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। द प्रोसेस नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम सेट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो टेक कर रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी डेविएशन आ रहा है सेट स्टैंडर्ड से उसको हम ठीक कर पाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फीडबैक। एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को बेनिफिट देती है, ये प्लानिंग की नीड को कम कर देती है, या ये ट्रेनिंग की नीड को कम कर देती है? ऑफकोर्स ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी। कंट्रोलिंग हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में, कैसे? बाय सेटिंग हाइयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इग्नोरिंग माइनर डेविएशन, आइडेंटिफाइंग डेविएशन अर्ली, या इंप्रूविंग इंप्लॉइज बेनिफिट। ऑफ कोर्स डेविएशन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, उससे हम चीजों को ठीक कर लेंगे, जिससे हमारा जो लॉस हो सकता है वो नहीं होगा। राइट, सो ये है आपके सारे आंसर जो भी हम तक देखें। सो आप इसको क्या कर लेंगे, एक बार चेकआउट कर लेंगे, अपना जो भी स्कोर है आउट ऑफ 7 या उसे आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना है। थैंक यू।